कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां लंबी और खूनी जंग के बाद हीरोज को पहली बार सुकून की सांस लेने का मौका मिलता है। हजारों मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सबको लगता है कि अंधेरे का दौर अब खत्म हो चुका है। एरिक, जिसे पूरी दुनिया एक महान हीरो के रूप में जानती है, यकीन के साथ कहता है कि इतनी बुरी हार के बाद डीमंस शायद बहुत सालों तक दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया है घर लौटने का। लेकिन लक की दुनिया ही अलग थी। हर जीत उसके लिए एक नई एक्साइटमेंट लेकर आती थी। वो इतना एनर्जेटिक था कि एक जगह शांत खड़ा रहना भी उसके बस की बात नहीं थी। जब उसके दोस्त पूछते हैं कि वो इतना खुश क्यों है, लक हैरानी से कहता है कि उसने उनकी बात सुनी ही नहीं। उसका ध्यान तो सिर्फ बैटल में था। ये सुनकर दोनों हंस भी पड़ते हैं और मजाक में बोलते हैं कि इसी आदत की वजह से उसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। इसी बीच माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एरिक धीरे से बताता है कि इस जंग की वजह से वो अपनी ही बेटी के जन्म के वक्त उसके पास नहीं था। दूसरा साथी मजाक मजाक में पूछ लेता है कि शायद अब उसकी बेटी अपने पापा को पहचान भी पाएगी या नहीं। तब एरिक एक बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। वो और गोरिन हर रोज सिर्फ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि घर पर उनका इंतजार करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी उम्मीद टूट जाती है। केव के आगे जितनी दूर नजर जाती है वहां सिर्फ डीमंस ही डीमंस दिखाई देते हैं। एक ऐसी सेना जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। लक तुरंत समझ जाता है कि सब लोग अपनी लिमिट तक लड़ चुके हैं। अगर इस हालात में बैटल शुरू हुई तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए बिना एक सेकंड गवाए वो अपने दोनों साथियों को बाहर निकलने का फैसला करता है। उसके लिए हीरो एरिक का जिंदा रहना सबसे जरूरी था। दुनिया को आगे भी उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अपनी मैजिक से लक एक जबरदस्त बैरियर बना देता है जो एरिक और गोरेन को केव के बाहर ढकेल देता है। अभी कुछ देर पहले दोनों ने बताया था कि उनकी फैमिली उनकी ताकत है, लेकिन लक के लिए उसकी असली फैमिली वही दो लोग थे। बैरियर बंद होने से पहले वो सिर्फ एक बात कहता है, तुम दोनों बस जिंदा घर पहुंच जाना, मैं बाद में मिलता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर लक जानता था कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। एरिक और गोरिन पूरी ताकत से बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। आखिर में वो सिर्फ लक से एक ही गुजारिश कर पाते हैं, किसी भी तरह जिंदा रहना। उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी जंग जिसका कोई अंत ही नहीं था। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते और धीरे धीरे महीने। लक का शरीर टूट चुका था, लेकिन डीमंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अचानक एक डीमन जनरल बैटलफील्ड में उतरता है और लक की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। एक पल के लिए लक को लगता है कि उसकी सारी माना खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। जो भी मैजिक उसके खिलाफ यूज होती, वो उसे समझ सकता था, कॉपी कर सकता था और अपनी ताकत बना सकता था। बस इसी एक पावर की वजह से लक उल्टा डीमन जनरल की एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका शरीर फिर से ताकत से भर जाता है। फिर वो उसी डीमन जनरल की तलवार उठाता है और सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को बिना रुके खत्म करता चला जाता है। इतना लंबा वक्त गुजर गया कि लक खुद भूल गया कि वो वहां कब से लड़ रहा है। नींद जब भी उस पर हावी होने लगती, वो अपने ऊपर एक कंट्रोलिंग स्पेल कास्ट कर देता। उसका शरीर लड़ता रहता और उसका दिमाग बस कुछ पल के लिए आराम कर लेता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक इंसान से ज्यादा एक मशीन की तरह बन गई। महीनों तक चलने वाली इस एंडलेस बैटल के बाद लक के मन में एक ही सवाल बचता है, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले ही आसमान से भयानक आग की लहर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो मुश्किल से अटैक रोक पाता है और तब उसकी नजर उस दुश्मन पर पड़ती है जिसे वो सालों बाद देखने की उम्मीद कर रहा था। डीमन लॉर्ड वापस आ चुका था और इस बार पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल। लक बिना देर किए अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, लेकिन इस बार उसका मैजिक दुश्मन पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। अगले ही पल एक भयानक वार सीधा उसके पेट पर पड़ता है। लक तुरंत समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी रिकवरी नहीं की तो इस बैटल का अंजाम उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन हार मानना उसकी फितरत कभी नहीं थी। इसलिए वो अपनी बची हुई सारी ताकत को फायर मैजिक में बदलकर सीधा डीमन लॉर्ड पर छोड़ देता है और पहली बार वो शैतानी राजा एक घुटने पर झुकने पर मजबूर हो जाता है। मौका देखते ही लक अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है। एक हाथ से वो अटैक स्पेल एक्टिवेट करता है, जबकि दूसरे हाथ से एक और पावरफुल मैजिक तैयार करता रहता है। जैसे ही दोनों एबिलिटीज एक साथ काम करती हैं, पूरा बैटलफील्ड आग के समंदर में बदल जाता है। इसी के साथ लक अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड की बची हुई लाइफ एनर्जी भी अपने अंदर खींच लेता है। सालों जैसी महसूस होने वाली उस भयानक जंग का आखिरकार अंत हो जाता है। लक जीत तो जाता है, लेकिन जब वो केव से बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस जगह खड़ा है।
रास्ता ढूंढते ढूंढते वो किंगडम की कैपिटल तक पहुंच जाता है। उसके पुराने और फटे हुए कपड़े देखकर गार्ड्स उसे नए कपड़े दे देते हैं, क्योंकि उसकी हालत किसी भटकते हुए मुसाफिर से भी ज्यादा खराब लग रही थी। सबसे पहले लक अपने पुराने दोस्त गोरिन से मिलने का फैसला करता है, लेकिन उसके घर पहुंचते ही वो हैरान रह जाता है। जहां कभी एक सादा सा घर हुआ करता था, वहां अब एक शानदार हवेली खड़ी थी। लक अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बटलर उसे रोककर पूछता है कि क्या उसके पास पहले से अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर लक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। शहर में आगे बढ़ते हुए उसकी नज़र एक बहुत बड़ी स्टैचू पर पड़ती है। क्यूरियोसिटी में वो पास खड़े एक आदमी से पूछ लेता है कि ये किसकी मूर्ति है। उस आदमी को लक एक आम भिखारी जैसा लगता है, इसलिए वो उससे एक पुरानी कहानी सुनाता है। कई साल पहले एक महान हीरो ने अकेले ही डीमंस की अनंत सेना को रोककर पूरे किंगडम को तबाही से बचाया था। उसी लेजेंड की याद में ये स्टैचू बनाई गई थी। लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब लक को पता चलता है कि वो लेजेंडरी हीरो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ये सच जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे तब पता चलता है कि केव में गुजरा हुआ वक्त कुछ दिन या महीने नहीं, पूरे 10 साल थे। सब कुछ बदल चुका था, दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन लक वहीं का वहीं था। थोड़ी देर बाद वो एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है। अंदर घुसते ही एक आदमी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लक उसकी तरफ देखता नहीं। तभी भीड़ में से गॉर्डन भागते हुए आता है और बिना कुछ सोचे लक को जोर से गले लगा लेता है। दोनों के लिए ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। खाना सामने आते ही लक उस पर टूट पड़ता है। हर निवाला उसके लिए किसी सपने जैसा था। 10 साल तक उसने असली खाना नहीं खाया था। वो सिर्फ एनिमीज की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने शरीर को जिंदा रखता रहा। लेकिन पेट की भूख कभी खत्म नहीं हुई। जब गॉर्डन देखता है कि लक हद से ज्यादा तेजी से खा रहा है, तो वो तुरंत प्लेट हटा लेता है। वो समझाता है कि इतने लंबे वक्त के बाद सीधा नॉर्मल खाना उसके लिए नुकसान कर सकता है। इसलिए वो पहले उसके लिए हल्का राइस पॉरिश बनाता है, ताकि उसका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो सके। खाना खाते हुए दोनों पुरानी बातें याद करने लगते हैं। गॉर्डन को अब भी यकीन नहीं होता कि कोई इंसान 10 साल तक उस नरक जैसी जगह में जिंदा रह सकता है। लक मुस्कुराते हुए बताता है कि डीमन लॉर्ड के खिलाफ आखिरी बैटल में उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली मैजिक ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। तभी दरवाजा खुलता है, एरिक अंदर आता है और लक को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो अपने पुराने दोस्त के लिए खास खाना लेकर आया था। इतने सालों बाद उसे जिंदा देखना उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। लक माहौल हल्का करते हुए मजाक करता है कि उसे बुढ़े लोगों को बार बार रोते देखना बिल्कुल पसंद नहीं। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन हंसी के बीच एक अजीब बात सबका ध्यान खींच लेती है। 10 साल बीत चुके थे, फिर भी लक के चेहरे पर वक्त का एक भी निशान नहीं था। उल्टा वो पहले से भी ज्यादा जवान लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद लक को याद आता है कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद उसने उसकी बेपनाह एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। शायद वही ताकत उसके शरीर को बूढ़ा होने से रोक रही थी। जब एरिक और गॉर्डन को पता चलता है कि लक ने डीमन लॉर्ड को अकेला ही खत्म किया था, तो दोनों एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एरिक बताता है कि लक के गायब होने के बाद किंगडम ने पूरे 10 साल सिर्फ एक चीज की तैयारी की, डीमन लॉर्ड के दोबारा लौटने की। लेकिन असल में उस खतरे को तो लक कब का खत्म कर चुका था। इसी सैक्रिफाइस की वजह से एरिक मानता है कि लक किसी आम इनाम का नहीं, सबसे बड़े सम्मान का हकदार है। इसी बात के बीच लक को एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है। एरिक अब इस किंगडम का राजा बन चुका था। पुराने किंग ने उसकी बहादुरी और लीडरशिप देखकर उससे अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। दूसरी तरफ गॉर्डन एडवेंचरर्स गिल्ड का ग्रैंड मास्टर बन चुका था, और लक, जिसे दुनिया मरा हुआ समझ बैठी थी, उसके नाम पर किंगडम ने सबसे ऊंचे नोबल टाइटल्स रखे। उसे सुप्रीम आर्चमेज, आर्च ड्यूक और देश के महान रक्षक के रूप में सम्मान दिया गया। उसकी याद में एक विशाल स्टैच्यू भी बनाई गई। लक हैरानी से पूछता है कि इतना बड़ा फैसला लेने पर किसी नोबल ने विरोध नहीं किया। एरिक हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई विरोध करता भी कैसे। सबको लगता था कि जिस हीरो ने अपनी जान देकर पूरे देश को बचा लिया, वो कब का इस दुनिया से जा चुका है। ये सब जानने के बाद लक के मन में एक नया सवाल उठता है। अगर वो सबके सामने ये सच बता दे कि वो अब भी जिंदा है, तो क्या होगा। एरिक और गॉर्डन बिना सोचे तुरंत जवाब देते हैं, इससे पूरे किंगडम में बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो सकती है। लक कुछ देर चुप रहता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि शायद सबके लिए यही बेहतर होगा कि दुनिया उसे गुजर चुके हीरो के रूप में ही याद रखे। अब उसके सामने सिर्फ एक ही गोल था, पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करना। एक ऐसी जिंदगी जहां लोग उसे किसी लेजेंड की तरह नहीं, बस एक आम एडवेंचरर की तरह देखें। इस प्लान को सच बनाने के लिए एरिक और गॉर्डन एक स्पेशल कंसीलमेंट मैजिक का यूज करते हैं।
इस स्पेल की वजह से एडवेंचरर्स गिल्ड के रिकॉर्ड्स में लक की असली आइडेंटिटी पूरी तरह छुप जाती है। रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ उसका नाम दिखाई देता है। क्यूरियस होकर लक पूछता है कि उसका पूरा नाम आखिर था क्या। तब गॉर्डन हंसी के साथ बताता है उसका असली नाम हमेशा से लक लॉक फ्रैंजिन था। स्पेल सिर्फ उसकी आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि उसकी असली पावर भी छुपा देता है। जहां उसका ओरिजिनल क्लास एक लेजेंडरी सुप्रीम मेज था, वहीं रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ उसका सेकेंडरी क्लास नजर आता है, एफ रैंक वॉरियर। और इसी पल से दुनिया के लिए महान हीरो खत्म हो जाता है और एक नया एफ रैंक एडवेंचरर जन्म लेता है। नई शुरुआत के साथ लक फिर से एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई चुपचाप दूर से उसकी हर हरकत देख रहा था। गिल्ड के अंदर रिसेप्शनिस्ट उसका मिशन देखकर हैरान रह जाती है। एक बिगिनर होते हुए भी वो अकेला गॉबलिंग एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट लेना चाहता था। वो समझाती है कि गॉबलिन्स को लोग अक्सर कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन नए एडवेंचरर्स के लिए वही सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होते हैं। लक सिर्फ मुस्कुराकर उसकी कंसर्न के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो संभाल लेगा। तभी दो नए एडवेंचरर्स उसके पास आते हैं, एक लड़का और उसकी छोटी बहन। वो लक से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ पार्टी बनाना चाहेगा। लक जवाब दे उससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट उन तीनों का रजिस्ट्रेशन एक ही टीम के रूप में कंप्लीट कर देती है। लड़के का नाम एरियो था, उसकी स्पेशलिटी फायर मैजिक थी और उसकी बहन जिनी एक स्किल्ड स्काउट और आर्चर थी। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद तीनों फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर लक चुपचाप दोनों को ऑब्जर्व करता रहता है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि जिनी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक नॉर्मल एफ रैंक एडवेंचरर से काफी बेहतर है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी। एरिया की जांच करते वक्त टीम एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। उन्हें सिर्फ उतने ही गॉब्लिन्स नजर आते हैं जितनी उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन लक की नजर कुछ और ही देख लेती है। जमीन पर कुछ फुटप्रिंट्स जानबूझकर छुपाए गए थे और लक अच्छी तरह जानता था कि आम गॉब्लिन्स इतनी प्लानिंग कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब था कोई और ज्यादा इंटेलिजेंट क्रीचर पूरी ट्राइब को कमांड कर रहा था। लक चाहता तो इसी वक्त सब कुछ बता सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसका मानना था कि असली एक्सपीरियंस सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि गलतियां करके मिलता है। हाँ, अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती तो जिम्मेदारी उसकी भी होती। इसलिए वो मन ही मन एक वादा करता है, चाहे कुछ भी हो, एरियो और जिनी को वो मरने नहीं देगा। आखिरकार तीनों गॉब्लिन हाइडआउट तक पहुंच जाते हैं और एक ही नज़र में समझ जाते हैं कि ये मिशन रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा डेंजरस है। आर्यो सजेस्ट करता है कि दिन के वक्त अटैक करना सही रहेगा, क्योंकि रात होते ही गॉब्लिन्स और भी अग्रेसिव हो जाते हैं। लक जल्दी से एक सिंपल बैटल प्लान बना देता है। जिन्नी डिस्टेंस से कवर देगी, आर्यो अपनी माना को बचाकर रखेगा और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही पावरफुल मैजिक यूज़ करेगा। खुद लक फ्रंटलाइन संभालेगा। बैटल शुरू होते ही उसकी स्पीड देखकर दोनों रोकीज एक पल के लिए हैरान रह जाते हैं। एक ही अटैक में पहला गॉब्लिन जमीन पर गिर चुका था, लेकिन जैसे जैसे वो हाइडआउट के अंदर बढ़ते गए, दुश्मनों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स को हराने के बाद आर्यो और जिनी की सांसें तेज चलने लगती हैं। लक उन्हें शांत करते हुए बताता है कि बड़ी गॉब्लिन ट्राइब्स में ऐसा होना बिल्कुल आम बात है। थोड़ी देर बाद वो आर्यो से पूछता है, क्या तुम एक और फायर स्पेल कास्ट कर सकते हो? आर्यो गहरी सांस लेकर कहता है, बस एक और, उसके बाद मेरी माना खत्म हो जाएगी। उधर जिन्नी भी बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 एरोज बचे हैं। रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके थे। ये देखकर आर्यो को लगता है कि अब पीछे हटना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। लेकिन लक की नजर अब भी अंधेरे में छुपी उस असली डेंजर को ढूंढ रही थी। जैसे ही लक और उसकी टीम वापस लौटने का फैसला करती है, उनके रास्ते में अचानक एक और दुश्मन आ खड़ा होता है। लेकिन ये कोई आम गॉब्लिन नहीं था। उसकी आंखों में प्लानिंग थी, उसकी मूवमेंट्स में स्ट्रैटेजी थी और उसका हर एक्शन ये बता रहा था कि कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। लक तुरंत समझ जाता है कि इस पूरी गॉब्लिन ट्राइब के पीछे किसी और ज्यादा खतरनाक दिमाग का हाथ है। टीम कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक तेज आवाज जंगल में गूंज उठती है। एक अनजान लड़की बैटलफील्ड में उतरती है और बिना किसी डर के उस मॉन्स्टर को रास्ता छोड़ने का हुक्म देती है। यहीं पर इस एडवेंचर का पहला बड़ा चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। बैटल दोबारा शुरू होते ही वो लड़की अपना अटैक लॉन्च करती है। उसका वार सीधा मॉन्स्टर को लगता है, लेकिन डैमेज देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि सिर्फ इतनी ताकत से जीत मुमकिन नहीं। उसकी नज़र तब लक और उसके साथियों पर पड़ती है। वो देख लेती है कि तीनों अभी भी भाग सकते हैं, इसीलिए वो चाहती है कि कम से कम उनकी जान बच जाए। लक भी सिचुएशन को समझकर बिना देर किए आर्यो और जिन्नी को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। आर्यो एक पल में समझ जाता है कि अगर वो रुक गया तो मदद करने के बजाय सिर्फ बोझ बनेगा। दोनों रुकीज तुरंत पीछे हट जाते हैं। फाइट में कूदने से पहले लक उस अनजान लड़की से एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या तुम मेरी हेल्प लोगी? लेकिन उसका जवाब बिल्कुल ठंडा था। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। लक उसकी मर्जी की इज्जत करता है और उसे अपनी तरह लड़ने देता है। हाँ, जाने से पहले वो सिर्फ एक वार्निंग जरूर देता है,
अगर इसी तरह लड़ती रही तो जीतना मुश्किल होगा। लड़की को ये बात अपनी बेइज्जती लगती है। उसे लगता है लक उसकी स्ट्रेंथ पर शक कर रहा है, लेकिन लक शांत आवाज में कहता है, मैंने तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तलवार की बात की थी। और जैसे ही ये बात खत्म होती है, अगला ही अटैक उसकी स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है। अब भी वो हार नहीं मानती। दूसरी तलवार उठाकर फिर से मॉन्स्टर पर टूट पड़ती है, लेकिन इस बार भी एक ही वार उसे दूर जाकर गिरा देता है। अब लक को समझ आ जाता है कि और इंतजार करना खतरनाक होगा, इसलिए वो खुद बैटलफील्ड में उतरता है। सिर्फ एक प्रिसाइज अटैक और कुछ ही पलों में वो डेंजरस पीस जमीन पर गिरा पड़ा होता है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि जिस मॉन्स्टर ने उसे इतनी आसानी से हरा गया, उसे किसी ने सिर्फ एक स्ट्राइक में खत्म कर दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही वो लक से माफी मांगती है, फिर अपनी पहचान बताती है। वो ईस्टर्न बीस्ट फोक ट्राइब के चीफ की बेटी थी और दिल से लक का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचा ली। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर तुम हो कौन? लक हमेशा की तरह सीधा और सिंपल जवाब देता है, मैं बस एक एफ रैंक एडवेंचरर हूं। लड़की को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। इतनी पावर वाला इंसान एफ रैंक, ये नामुमकिन लग रहा था। तब लक अपना एडवेंचरर कार्ड निकालकर दिखा देता है। कार्ड देखकर भी वो हैरान रह जाती है। सबूत उसके सामने था, फिर भी उसका दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो पूछ बैठती है कि इतनी ताकत होने के बाद भी लक ने अपना रैंक क्यों नहीं बढ़ाया। लक बस मुस्कुरा देता है। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और बात वहीं खत्म कर देता है। फिर वो उस लड़की से उसका रैंक पूछता है। वो बताती है कि वो बी रैंक एडवेंचरर है। साथ ही ये भी मान लेती है कि उसने लक को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की। लक उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। उसके हिसाब से अगर कोई भी रुकी दिखे तो उसे बचाने की कोशिश करना एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर की नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए वो पहली बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है। नाम लक है और मैं एक वेटरन एफ रैंक एडवेंचरर हूं। बातों ही बातों में लक को एक और चीज याद आती है। जब वो लड़की गॉब्लिन किंग को देख रही थी, तब उसने सिर्फ उसे एक छोटा कीड़ा समझा था। अगर उसके लिए गॉब्लिन किंग भी इतना इनसिग्निफिकेंट था, तो सोचो अंदर छुपा असली दुश्मन कितना खतरनाक होगा। लक बिना कुछ और कहे केव की ओर अंदर चलने लगता है। लड़की पीछे से आवाज लगाती है, तुम वहां जा क्यों रहे हो? लक शांत अंदाज में जवाब देता है, मैं गॉब्लिन्स को खत्म करने आया था, लेकिन अगर उनसे भी बड़ा खतरा यहां छुपा है तो उसे जिंदा छोड़ना आसपास के गांव के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। तब वो लड़की आखिर सच बता देती है, केव के सबसे अंदर एक ऐसा दुश्मन इंतजार कर रहा है जिसे हराना बिल्कुल आसान नहीं। वो था एक वैम्पायर लॉर्ड। नाम सुनते ही लक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि वैम्पायर लॉर्ड्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं होते। और वही बच निकला हुआ वैम्पायर आज का वैम्पायर लॉर्ड था। उस दिन की हार को वो अपनी ट्राइब के लिए एक दाग मानती थी और चीफ की बेटी होने के नाते उस दाग को मिटाना उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। कई सालों की तलाश के बाद आखिर उसने उस मॉन्स्टर का ठिकाना ढूंढ ही लिया। उसकी बात खत्म होते ही लक बिना कुछ कहे अपनी स्वॉर्ड उसके हाथ में दे देता है। खुद वो बिना किसी वेपन के लड़ने का फैसला करता है। ये देखकर लड़की को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही बैटल शुरू होती है, लक अपने खाली हाथों से ही मॉन्स्टर्स के बीच घुस जाता है। ना कोई तलवार, ना कोई मैजिक, सिर्फ स्पीड, टेक्निक और परफेक्ट मार्शल आर्ट्स। हर अटैक इतना प्रिसाइज था कि दुश्मन संभलने का मौका ही नहीं पाते। लक बताता है कि असल में वो एक मेज जरूर है, लेकिन सालों तक उसने एरिक और गॉर्डन जैसे लेजेंडरी वॉरियर्स के साथ सफर किया था। फ्रंट लाइन पर लड़ते लड़ते उसने सिर्फ मैजिक ही नहीं, फिजिकल कॉम्बैट भी मास्टर कर लिया। और फिर 10 साल तक बिना रुके डीमंस के खिलाफ लड़ाई ने उसकी बॉडी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। आखिरकार दोनों केव के सबसे अंदर वाली चेंबर तक पहुंच जाते हैं। अंदर का नजारा देखते ही दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। हर तरफ इंसानों की खोपड़ियां बिखरी हुई थी। ये सिर्फ एक हाइड आउट नहीं, एक खौफनाक कत्लगाह थी। ये देखकर लड़की अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही इरादा बचता है, आज चाहे जो हो जाए, ये वैम्पायर लॉर्ड बचकर नहीं निकलेगा। उधर वैम्पायर उन्हें देखकर हंसने लगता है। उसे उसके पिता के साथ हुई पुरानी लड़ाई याद आ जाती है। वो घमंड से कहता है कि उसका बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, तो उसकी बेटी उससे क्या ही हरा पाएगी। लक तब तक पूरी सिचुएशन समझ चुका था। उसके हिसाब से गॉब्लिन्स सिर्फ असली प्लान का हिस्सा थे। उन्हें जानबूझकर बाहर छोड़ा गया था ताकि एडवेंचरर्स उनका पीछा करते हुए सीधा इस केव तक आ जाएं। यानी गॉब्लिन सिर्फ जिंदा चारा थे और असली शिकारी सामने खड़ा था। वैम्पायर हैरान रह जाता है कि लक ने उसकी पूरी स्ट्रैटेजी इतनी आसानी से समझ ली। वो मुस्कुरा कर कहता है, इतना समझदार इंसान मेरे लिए एक परफेक्ट सर्वेंट बन सकता है। अगला ही पल वैम्पायर अपनी सबसे डेंजरस माइंड कंट्रोल एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन लक बिना रिएक्शन दिए आराम से उसकी तरफ चलने लगता है।
वैम्पायर को लगता है कि उसका चार्म काम कर गया, पर अगले ही सेकंड लक का सीधा पंच उसके चेहरे पर पड़ता है। वैम्पायर का कॉन्फिडेंस एक पल में टूट जाता है। लक शांत आवाज में बताता है कि उसके ऊपर मेंटल अटैक्स और नेगेटिव एबिलिटीज का असर लगभग ना के बराबर होता है। वैम्पायर को यकीन ही नहीं होता। उसके हिसाब से कोई भी इंसान एक असली वैम्पायर की चार्म एबिलिटी से बच ही नहीं सकता। लक तब हल्का सा मुस्कुराता है और एक बात बोलता है जो सीधा वैम्पायर के घमंड पर वार करती है। अब समझ आया, तुम असली वैम्पायर लॉर्ड हो ही नहीं, बस एक ऑर्डिनरी वैम्पायर हो जिसने खुद को लॉर्ड कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर वैम्पायर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पूरी ताकत के साथ लक पर हमला करता है, लेकिन लक उसकी स्पीड से भी एक कदम आगे था। एक जबरदस्त किक उस मॉन्स्टर को दूर दीवार तक उड़ा देती है। फिर भी वैम्पायर दोबारा खड़ा हो जाता है। इस बार लक बिना वक्त गवाए अपनी हाईएस्ट एक्सेलरेशन टेक्निक एक्टिवेट करता है। एक ही ओपनिंग का फायदा उठाकर वो अपनी स्पेशल ड्रेनिंग एबिलिटी यूज करता है। धीरे धीरे वैम्पायर की ताकत उसके शरीर से निकलने लगती है। जितनी देर बैटल चलती है उतनी ही तेजी से उसकी लाइफ फोर्स कम होती जाती है। अपनी हार को सामने देखकर वैम्पायर घबरा उठता है। आखिरी बार वो पूछता है, तुम आखिर हो कौन? लक के चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। वो बिल्कुल शांत अंदाज में बस इतना कहता है, मैं एक एफ रैंक एडवेंचरर हूं। अपनी हार को सामने देखकर वैम्पायर समझ जाता है कि अब जीत नामुमकिन है, इसलिए वो सीधा भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसके रास्ते में जिया खड़ी थी। वो एक पल भी जाया किए बिना उसका रास्ता रोक लेती है और पूरी ताकत के साथ अपना फाइनल अटैक लॉन्च कर देती है। अगले ही पल वैम्पायर हमेशा के लिए धूल में बदल चुका था। बैटल खत्म होते ही जिया गहरी सांस लेती है और लक का दिल से शुक्रिया अदा करती है। उसकी नजर फिर उस तलवार पर जाती है जो लक ने उसे दी थी। वो कहती है कि जैसे ही उसने उस वेपन को हाथ में लिया, उसे उसके अंदर से एक अजीब और जबरदस्त पावर महसूस हुई। जब वो वैम्पायर की बची हुई राख को देख रही होती है, तब उसे उसके अंदर छुपा हुआ एक अनोखा मेडालियन मिलता है। जिया बताती है कि ये कोई आम चीज नहीं है। ऐसे कर्स्ड मेडालियन सिर्फ कुछ खास वैम्पायर्स के पास होते हैं। हर बार जब वो किसी की जान लेते हैं या उसका खून पीते हैं, इस मेडालियन के अंदर एक अंधेरी एनर्जी जमा होती रहती है। ये बात सुनकर लक सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसके जमाने में ऐसी चीज कभी मौजूद ही नहीं थी। तभी खत्म होने से पहले वैम्पायर अपनी आखिरी बात छोड़ जाता है। वो कहता है कि इस मेडालियन में जमा हुई ताकत बहुत जल्द एक डिमेंशनल रिफ्ट का दरवाजा खोल देगी, और जिस दिन वो पोर्टल खुल गया, उस दिन से इस दुनिया की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेइंतहा डीमंस उस रास्ते से इस दुनिया में आ जाएंगे और उनके साथ उनके अंधेरे देवता भी। ये बात सुनते ही लक का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वो 10 साल ताज़ा हो जाते हैं जो उसने उसी दूसरी डिमेंशन में गुजारे थे। वो अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया से उस जगह का पोर्टल खोलना लगभग नामुमकिन है। उसे याद आता है 10 साल पहले डीमन लॉर्ड को रोकने के लिए वो, एरिक और गॉर्डन उसी डिमेंशनल रिफ्ट के अंदर घुस गए थे। पोर्टल बंद होने से पहले वही उनका आखिरी मौका था। इसी वजह से वो कभी वापस लौटकर किंगडम की मदद नहीं कर पाए। लक बिना देर किए कर्स मेडालियन को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद वो उसके अंदर जमा सारी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये वही एनर्जी है जो कभी डीमन लॉर्ड से जुड़ी हुई थी। एनर्जी खत्म करते हुए लक अपने मन में एक बात सोचता है, चाहे पोर्टल कभी खुल भी गया, कोई डीमन इस तरफ आ ही नहीं पाएगा। और उसके पास इस बात की एक बहुत बड़ी वजह थी। 10 सालों तक उसने उस डायमेंशन में मौजूद हर एक डीमन का सामना किया था और आखिर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। मरने से पहले वैम्पायर की नज़र अचानक लक की स्वॉर्ड पर पड़ती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अब उसे सब समझ आ चुका था। उसके सामने कोई आम एडवेंचरर नहीं, बल्कि वही लेजेंडरी ग्रेट सेज खड़ा था। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही लक उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। हालांकि जिया उसकी बात का एक हिस्सा सुन लेती है और धीरे धीरे उसके सामने भी सच आ जाता है। केव से बाहर निकलने के बाद वो सीधा लक से पूछती है, क्या तुम वही लेजेंडरी सेज लक हो? लक कुछ पल चुप रहता है, फिर सिर्फ इतना कहता है, फिलहाल ये राज ही रहने दो। जिया के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो वादा करती है कि ये सच उसके साथ ही हमेशा के लिए रहेगा। दोनों किंगडम लौट आते हैं। एडवेंचरर्स गिल्ड में लक मिशन के दौरान इकट्ठा किए गए सारे मैजिक स्टोन्स जमा करा देता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी देखकर रिसेप्शनिस्ट भी हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि एक बिगिनर टीम इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे हरा सकती है। लक और उसके साथी बस इतना कहते हैं कि उन्हें मिशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिल गया था। रिसेप्शनिस्ट उनसे माफी मांगती है। उसके हिसाब से यह मिशन बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। गिल्ड से बाहर निकलते ही लक एक अजीब मंजर देखता है। कई एडवेंचरर्स सेंट लक की मूर्ति के सामने दुआ कर रहे थे। उनका मानना था कि उस लेजेंडरी हीरो की ब्लेसिंग्स की वजह से ही दुनिया इतने सालों से महफूज थी।
ये सब सुनकर जिया मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती, क्योंकि अब वो जानती थी जिस हीरो के लिए लोग दुआ कर रहे हैं वो उनके साथ ही चल रहा है। रास्ते में जिया एक बार फिर लक का शुक्रिया अदा करती है। उसकी मदद की वजह से वो अपने ट्राइब का सम्मान दोबारा हासिल कर पाई। लक फिर उससे वैम्पायर्स के बारे में एक जरूरी सवाल पूछता है। वो चाहता था कि ट्राइब ने इन क्रीचर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है सब उसके साथ शेयर की जाए। 10 साल तक जिस दुनिया को बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसे वो किसी भी नई साजिश का शिकार नहीं होने देगा। जिया बताती है कि इस मामले में सबसे सही इंसान लॉर्ड मॉर्टन है और लक को उन्हें भी वार्निंग देनी होगी। क्योंकि मुमकिन है कि और भी वैम्पायर लॉर्ड्स कहीं छुपे बैठे हों। लक पूछता है कि क्या ये बात एडवेंचरर्स गिल्ड तक पहुंच चुकी है। जिया हाँ में जवाब देती है, लेकिन उसे डर है कि शायद ऑफिशियल एक्शन लेने में अब बहुत देर हो चुकी होगी। अलविदा कहने से पहले जिया कर्स्ड मेडालियन का आधा हिस्सा लक को दे देती है। उसका कहना था कि जब भी फ्यूचर में सच साबित करने की जरूरत पड़े, ये टुकड़ा सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। और इसी के साथ लक की नई जर्नी सिर्फ शुरू होती है। इस बार उसका सामना सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधेरे से होने वाला था जो पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता था। लक कर्स्ड मेडालियन का आधा हिस्सा अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ जिया तुरंत अपने ट्राइब की तरफ निकल पड़ती है। उसका इरादा था कि वैम्पायर्स और इस अजीब मेडालियन के बारे में जितनी भी पुरानी जानकारी हो सके सब इकट्ठी की जाए। लक भी बिना वक्त गवाए गॉर्डन से मिलने का फैसला करता है। उसे लगता था कि अब जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में किंगडम के सबसे भरोसेमंद लोगों को पता होना जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है और गॉर्डन के ऑफिस में दोनों गहरी डिस्कशन करते नजर आते हैं। सबसे पहले गॉर्डन हल्का सा नाराज होकर कहता है कि लक पूरे 3 दिन तक बिना किसी खबर के गायब रहा। उस दौरान वो सच में उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान था। वो मुस्कुराते हुए बस एक रिक्वेस्ट करता है, अगर अगली बार कहीं जाना हो तो कम से कम एक बार बता कर जाना। लक उसकी बात समझता है। फिर वो केव में हुई हर एक घटना डिटेल में बताता है। वैम्पायर, कर्स्ड मेडालियन और डार्क गॉड से जुड़ी वो डरा देने वाली वार्निंग। जैसे जैसे गॉर्डन सब कुछ सुनता है उसके चेहरे की सीरियसनेस बढ़ती चली जाती है। उसके लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि डीमन लॉर्ड भी किसी और ज्यादा पावरफुल फोर्स का सिर्फ एक हिस्सा था, यानी असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गॉर्डन मेडालियन को ध्यान से एग्जामिन करता है। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये किसी भी नॉर्मल मेटल से बना हुआ नहीं लग रहा था। ना ये गोल्ड था और ना ही मिथ्रिल। इसीलिए वो फैसला करता है कि इस आइटम को एक्सपर्ट्स के पास भेजना चाहिए। शायद उसकी असल बनावट ही इस पूरी मिस्ट्री की सबसे बड़ी की हो। दोनों की बातचीत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लक थकान भरी सांस लेकर कहता है कि अब उसे थोड़ा आराम करना होगा। इतने दिनों की लगातार फाइट्स ने उसका शरीर पूरी तरह थका दिया था। जाने से पहले गॉर्डन एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके लिए लक सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि वो इंसान था जिसने बार बार अपनी जान दांव पर लगाकर हजारों लोगों की जिंदगी बचाई थी। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन कोई और भी सुन रहा था। जैसे ही लक दरवाजा खोलता है उसकी नजर बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो चुपचाप सारी बात सुन रही थी। ये थी सेलिस। अपनी चोरी पकड़ी जाती ही वो बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। लक हैरान होकर गॉर्डन से पूछता है, क्या वो मुझसे नफरत करती है? गॉर्डन हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला देता है। उसके हिसाब से सेलिस किसी से नफरत नहीं करती, बस कुछ दिनों से जानबूझकर लक से बच रही थी। बाप होने के नाते वो अपनी बेटी को अच्छी तरह समझता था। उसके अंदर बी रैंक लेवल का टैलेंट जरूर था, लेकिन टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस, सही जजमेंट और मुश्किल वक्त में सही फैसला लेना, ये सब चीजें सिर्फ वक्त के साथ ही आती हैं। लक भी उसकी बात से सहमत होता है। उसके हिसाब से असली एडवेंचर का सबसे बड़ा टीचर खुद एक्सपीरियंस होता है। गॉर्डन थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है। वो कहता है कि काश इस वक्त उसकी वाइफ भी यहां होती तो शायद वो इस मामले में और अच्छी सलाह दे पाती। थोड़ी देर बाद लक आराम से बैठकर कॉफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सेलेस्ट थी। बिना किसी इंट्रोडक्शन, बिना किसी वार्निंग, वो सीधा लक की आंखों में देखती है और पूरी सीरियसनेस के साथ एक ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उसके हिसाब से लक असल में गॉर्डन का छुपा हुआ बेटा था और इसी अनएक्सपेक्टेड मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कहानी का दूसरा चैप्टर एक जबरदस्त कॉमेडी ट्विस्ट पर खत्म हो जाता है। सेलिस बताती है कि उसने सिर्फ 3 बातों से सब समझ लिया। पहली, उनके फादर ने मां के घर से निकलने का वेट किया और तभी लच को अंदर बुलाया। दूसरी, काफी सालों बाद उसने अपने फादर को इतना खुश देखा था। और तीसरी, जब लच 3 दिन तक गायब रहा तो उनकी टेंशन बिल्कुल असली लग रही थी। ये सब सुनने के बाद लच हंसकर कहता है कि अगर उसकी थ्योरी सही होती तो गुइरिन की फैमिली कब की टूट चुकी होती। फिर वो सच बताता है कि गुइरिन बस अपने उस पुराने दोस्त की फिक्र कर रहा था जो 10 साल बाद वापस मिला था। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि वो एक एडवेंचरर है और गुइरिन का दोस्त भी, और उसकी असली एज उसके दिखने से काफी ज्यादा है।
सेलिस तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि शायद वो उनके फादर का इलेजिटिमेट बेटा है, लेकिन लच फौरन उसकी गलतफहमी दूर कर देता है। साबित करने के लिए वो अपना एडवेंचरर कार्ड दिखा देता है। कार्ड देखते ही सेलिस नोटिस करती है कि उस पर मॉर्टन सरनेम कहीं भी नहीं लिखा। उसके हिसाब से इसका मतलब ये था कि उनके फादर ने कभी ऑफिशियली लच को अपना बेटा माना ही नहीं। पूरी सच्चाई समझते ही सेलिस को अपनी बातों का बहुत अफसोस होता है। वो कहती है कि इस सब में लाश की कोई गलती नहीं, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उनके फादर की है। फिर वो खुद वादा करती है कि चाहे जो हो वो उनके फादर से लैच को ऑफिशियली अपना बेटा मनवा कर ही रहेगी। लैच शर्मिंदा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिस बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वो तो ये तक बोल देती है कि जब उनकी माँ को सच पता चलेगा तो उनके फादर की अच्छी खबर लेगी और शायद इसी से उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। इतनी बड़ी सच्चाई एक साथ जानने के बाद सेलिस कुछ देर चुप हो जाती है और अपने दिमाग में चल रहे सारे सवालों को समेटने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद लैच उससे पूछता है कि क्या वो एक बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए छुपा सकती है। सेलिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोलती है और कहती है कि एक बड़ी बहन कभी अपने छोटे भाई का भरोसा नहीं तोड़ेगी। उसकी बात पर यकीन करके लैच अपनी असली पहचान बता देता है। जैसे ही सेलिस उसका एडवेंचरर कार्ड ध्यान से देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि लक असल में लक लॉक फ्रैंसन है, वही लेजेंडरी एस रैंक एडवेंचरर जिसे ग्रेट सेज, सुप्रीम आर्चमेज, ड्यूक लॉक फ्रैंसन और दुनिया बचाने वाले हीरो के नाम से जाना जाता है। वो तो बस कुछ ही दिन पहले डायमेंशनल रिफ्ट से लौट कर आया था। सेलिस को यकीन ही नहीं होता कि इतना मशहूर हीरो उसका छोटा भाई निकला। जब वो उसका चेहरा ध्यान से देखती है तो उसे हीरो की बनी हुई मूर्ति भी उनके फादर से मिलती जुलती नजर आती है। धीरे धीरे सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई को एक्सेप्ट करना उसके लिए अभी भी बहुत मुश्किल था। इस बीच सेलिस अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बार बार नए नए अंदाजे लगाती रहती है, लेकिन आखिर में उसे समझ आ ही जाता है कि लक की असली पहचान दुनिया से छुपी रहनी चाहिए। वो उससे माफी मांगती है और वादा करती है कि ये राज कभी किसी के सामने नहीं आएगा। लक मुस्कुराते हुए कहता है कि सेलिस को बिना पूरी बात जाने कंक्लूजन्स पर पहुंचने की बुरी आदत है। सेलिस भी हंसकर मान लेती है कि लोग हमेशा उससे यही कहते हैं। फिर लक बोलता है कि अब उसे समझ आ गया है कि उनके फादर सेलिस को एडवेंचरर क्यों नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन उसके हिसाब से इंसान की असली ताकत उसके अपने इरादों और यकीन से ही दिखाई देती है। बाद में लाच सेलिस को अपने साथ गिल्ड चलने का इनवाइट देता है। मिशन बोर्ड देखते वक्त उन्हें सर्बरस, हाइड्रा, काइमेरा, साइक्लॉप्स और जायंट ड्रैगन्स जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स की साइटिंग्स की रिपोर्ट्स मिलती हैं। हैरानी की बात यह थी कि इतने डेंजरस मॉन्स्टर्स दिखने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी वजह से लाच को ये मिशन काफी अजीब लगता है, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स से जुड़ा केस कभी भी इतनी लो रैंक मिशन कैटेगरी में नहीं आना चाहिए था। लाच को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि ये अजीब इंसिडेंट्स कैपिटल के इतने करीब हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, गिल्ड तो मानता ही नहीं कि मैजिकल बीस्ट असल में होते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। अगर ऐसे मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं जो दुनिया के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते और फिर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, ये सब किसी बहुत ही पावरफुल इल्यूजन मैजिक का काम है। सेलिस भी तुरंत उसकी बात से सहमत हो जाती है। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा ड्रैगन आ खड़ा होता है। सेलिस घबराकर पूछती है कि क्या ये भी सिर्फ एक इल्यूजन है। लैच शांत रहकर कहता है कि सारे क्लूज तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके मुताबिक इस ड्रैगन के अंदर असली क्रीचर वाली प्रेजेंस नहीं थी, और ना ही उसके बॉडी से किसी जिंदा मखलूक जैसी हीट निकल रही थी। फिर भी इल्यूजन इतना रियलिस्टिक था कि पहली नजर में किसी को भी धोखा हो सकता था। जब लैच ध्यान से सिचुएशन को समझ रहा होता है, तब सेलिस का डर साफ दिखने लगता है और उसका शरीर कांपने लगता है। तब लैच उसे सीधा ड्रैगन पर अटैक करने के लिए कहता है। सेलिस बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो ड्रैगन के अटैक्स को डॉज करती हुई बार बार वार करती है, लेकिन हर स्ट्राइक आसानी से रोक दी जाती है। कितनी भी कोशिश कर ले, उसका एक भी अटैक ड्रैगन को चोट नहीं पहुंचा पाता। दूसरी तरफ लैच सिर्फ खड़े होकर पूरी फाइट को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है। लड़ाई देखकर लैच अंदाजा लगाता है कि सेलिस की स्ट्रेंथ लगभग एक रैंक बी एडवेंचरर के बराबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस चीज ये थी कि ड्रैगन कोई नॉर्मल इल्यूजन नहीं था। ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं, बल्कि मना से बना हुआ एक एडवांस्ड मैजिकल कॉन्स्ट्रक्ट था। इसी बीच ड्रैगन एक मौका देखकर सेलिस को हिट कर देता है। लैच तुरंत बीच में आता है और अपनी मैना अब्जॉर्प्शन एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। सिर्फ एक अटैक के साथ वो ड्रैगन के इल्यूजन तक तोड़ देता है और बिना किसी मुश्किल के उसे खत्म कर देता है। फाइट खत्म होते ही लैच मजाक में पूछता है कि सेलिस जमीन पर और कितनी देर लौटती रहेगी। हैरान होकर सेलिस कहती है कि उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। तब लैच समझाता है कि ये आम इल्यूजन नहीं था, बल्कि मैजिक से बनी हुई एक टेम्पररी रियलिटी थी, इसीलिए सीधा उससे लड़ना बेकार था
और आखिर में हार ही मिलती। सेलेस थोड़ी नाराज होकर कहती है कि अगर ये बात पहले बता देते तो वो बिना सोचे समझे अटैक ही ना करती। फिर वो पूछती है कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए था। लैच जवाब देता है कि सबसे पहले असली स्पेल कास्टर को ढूंढकर उसे रोकना चाहिए, और अगर वो मुमकिन ना हो तो सबसे सही फैसला वहां से पीछे हट जाना है। सेलेस को भागने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन लैच उसे याद दिलाता है कि जिंदा रहना किसी भी जीत से ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद लक्ष्य सीधा उस इंसान से बात करने का फैसला करता है जो ये सारा मैजिक चला रहा था। वो जोर से कहता है कि उसे पता है विलेजर्स कभी असली खतरे में थे ही नहीं। इसका मतलब किसी के पास लोगों को इस जगह से दूर रखने की कोई खास वजह जरूर है। वो ये भी बताता है कि गिल्ड ने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, और अगर बात नहीं बनी तो मिशन या तो कैंसिल करना पड़ेगा या फिर फोर्स यूज करके कंप्लीट करना होगा। छुपी हुई आवाज आखिर जवाब देती है कि इस जगह पर एक बहुत ही कीमती चीज की हिफाजत की जा रही है। लक्ष्य तुरंत पूछता है कि क्या ये सब उनके बच्चे की वजह से हो रहा है, और क्या उसकी हिफाजत सिर्फ इसी जगह मुमकिन है। सामने से जवाब मिलता है कि बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्य समझाता है कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो गिल्ड किसी और एडवेंचरर को भेज देगी। पहले तो वो मिस्टीरियस औरत इस बात को मान लेती है, लेकिन लक्ष्य उसे वार्न करता है कि अगला एडवेंचरर शायद बातचीत की जगह सीधा फोर्स का इस्तेमाल करे और उसे हराने की कोशिश करे। ये सुनकर उसे भी समझ आ जाता है कि इससे किसी का भला नहीं होगा। आखिरकार वो लक्ष्य की बात मान लेती है। कुछ ही देर बाद एक जवान डीमन गर्ल उनके सामने आ जाती है। उसे देखते ही लैच उसकी मैजिक की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी इल्यूजन और अपनी प्रेजेंस छुपाने की एबिलिटी वाकई कमाल की है। लैच उस डीमन गर्ल की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी इल्यूजन मैजिक और अपनी प्रेजेंस छुपाने की स्किल वाकई लाजवाब है। वो मुस्कुराकर कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती है और अपना नाम लुसिला बताती है। फिर उसकी मुलाकात लैच और सेलिस से होती है, जहां लैच खुद को सिर्फ एक रैंक ई एडवेंचरर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। सेलिस ये जानकर हैरान रह जाती है कि लुसिला एक डीमन है। उसके दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि सारे डीमंस बुरे होते हैं। लुसिला शांत तरीके से उसकी गलत सोच को ठीक करती है। वो बताती है कि डीमंस के पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर और ज़बरदस्त कॉम्बैट स्किल ज़रूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पूरी रेस हमेशा वायलेंट या ईविल हो। इसके बाद लाच पूछता है कि आखिर वो किस चीज़ की इतनी हिफाजत कर रही है। लुसिला सच बताने का फैसला कर लेती है। रास्ते में लाच उससे एक और सवाल करता है, इतनी जल्दी उस पर भरोसा क्यों किया। लुसिला मुस्कुराकर कहती है कि पहली मुलाकात में ही उसे समझ आ गया था कि लाच उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। कुछ देर बाद वो सबको कैमियो एरा के पुराने रूइंस तक ले जाती है। वहां पहुंचते ही लुचिला आवाज लगाती है कि लॉर्ड गिलबर्गा वो वापस आ गई है। लेकिन सेलिस की कंफ्यूजन तब और बढ़ जाती है जब उसके सामने सिर्फ एक आम सा चिकन खड़ा नजर आता है। जब सेलिस उसे चिकन बोल देती है तो वो नाराज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मान भी लेता है कि देखने में तो वो वैसा ही लगता है। तब लुचिला बताती है कि ये ही लॉर्ड गिलबर्गा है। उनका रूप चाहे कितना भी नॉर्मल और हार्मलेस लगे, लेकिन उनके अंदर एक सच्चे गॉड जैसी शक्ति छुपी हुई है। वो समझाती है कि उनके पूर्वजों के पास एक ऐसा डिवाइन गीत था जो दुनिया को जगा सकता था, दिन और रात को अलग कर सकता था और अलग अलग डिमेंशंस के बीच की बाउंड्री बना सकता था। इसी विरासत की वजह से लॉर्ड गिलबर्गा किसी भी डिमेंशनल पैसेज को बंद कर सकते हैं और डिमेंशनल रिफ्ट को हमेशा के लिए सील करने की ताकत रखते हैं। अगर वो रिफ्ट खुला रह गया तो अनेक डीमंस इस दुनिया में घुस आएंगे और उनके बाद डार्क गॉड्स भी आ सकते हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को तबाही के किनारे ला खड़ा कर देंगे। अब लैक को समझ आ जाता है कि लॉर्ड गिलबर्गा कितने इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि क्या इसी वजह से वैम्पायर्स लूचिला का पीछा कर रहे हैं। लूचिला हाँ में जवाब देती है और अपनी दर्दनाक कहानी बताती है। वो बताती है कि उसका परिवार नॉर्दर्न माउंटेन्स में रहता था, लेकिन एक ही वैम्पायर ने उनके घर पर हमला कर दिया। उस कत्लेआम में उसके पूरे परिवार की जान चली गई और सिर्फ वही जिंदा बच सकी। मरते वक्त उसके फैमिली हेड ने लॉर्ड गिलबर्गा की जिम्मेदारी उसके हवाले की ताकि वो उन्हें सुरक्षित जगह तक ले जा सके। लुचिला ये भी बताती है कि उसने इन पुराने रूइंस को इसलिए चुना क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ एक एंशिएंट बैरियर है जो वैम्पायर्स को दूर रखता है। लैक पूछता है कि क्या यहाँ आने के बाद कभी उस पर अटैक नहीं हुआ। वो सर हिलाकर बताती है कि वैम्पायर्स कई बार उस तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। बैरियर उन्हें रोकता जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रूइंस के आसपास का खतरा समझने के बाद लैक एक फैसला लेता है। वो लुचिला को अपने साथ कैपिटल चलने का ऑफर देता है। लुचिला हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि रूइंस के बाहर उसकी हिफाजत करने वाला कोई बैरियर नहीं होगा। तब लैक उसे यकीन दिलाता है कि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी। वो वादा करता है कि जब तक वो साथ है कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपनी बात को साबित करने के लिए लाच बताता है कि उसके पास डीमन किंग की तलवार है और उसके पास ये तलवार सिर्फ एक ही वजह से है, क्योंकि डीमन किंग को उसने खुद हराया था। ये सच सुनते ही लुचिला को एहसास होता है कि वो किसी आम एडवेंचरर के सामने नहीं बल्कि लेजेंडरी ग्रेट सेज लॉर्ड लोकैज के सामने खड़ी है। जज्बात से भरकर वो लॉर्ड गिलबर्गा की कसम खाती है कि चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए वो अपनी जान देकर भी लैच की हिफाजत करेगी।
लैच उसका शुक्रिया अदा करता है, और सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके उन सारे पूर्वजों का भी जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जान दांव पर लगाकर दुनिया और इस अनमोल विरासत की रक्षा की। ये अल्फाज सुनकर लुचीला की आंखें भर आती हैं। अपने एंसेस्टर्स की कुर्बानी पर उसे पहली बार इतना गर्व महसूस होता है। जब सब कैपिटल के लिए निकलने की तैयारी करते हैं, सेलिस मजाक में कहती है कि लगता है लैच एक और नया साथी घर ले जा रहा है। फिर वो हंसकर सोचती है कि इस बार उनके फादर का रिएक्शन देखने लायक होगा। सेलिस मजाक में लॉर्ड गिलबर्गा को लैच का एक और अजीब पेट समझ लेती है, लेकिन लैच तुरंत उसकी बात काट देता है और साफ कह देता है कि लॉर्ड गिलबर्गा कोई आम पेट नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी असली अहमियत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तभी अचानक 3 वैम्पायर्स उनके सामने आ खड़े होते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक लच से उसका नाम पूछता है, लेकिन लच ठंडे लहजे में जवाब देता है कि निचले दर्जे के वैम्पायर्स उसका नाम सुनने के भी लायक नहीं है। ये बात सुनते ही वैम्पायर्स गुस्से से भड़क उठते हैं और तुरंत अटैक करने की तैयारी कर लेते हैं। लच समझ जाता है कि उनका असली निशाना लॉर्ड गिलबर्गा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक भी मौका नहीं दिया जाएगा और कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकलेगा। एक पल में ही लच मैजिक एरो कास्ट करता है, उसके बाद एक्सट्रीम फ्लेम से उन्हें घेर लेता है और आखिर में डेथ स्पेल से तीनों का काम तमाम कर देता है। पूरी फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती है और वैम्पायर्स को पलटकर वार करने का भी मौका नहीं मिलता। ये सब देखकर बाकी लोगों को भी समझ आ जाता है कि लॉर्ड गिलबर्गा की हिफाजत क्यों इतनी जरूरी है। अब उन्हें एहसास होता है कि वो किसी आम क्रीचर के साथ नहीं बल्कि दुनिया के लिए बेहद कीमती हस्ती के साथ सफर कर रहे हैं। सिटी लौटने के बाद लच की मुलाकात जा से होती है। उसे देखकर लच समझ जाता है कि वो भी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ चुकी है। जा बताती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। सेलिस हैरान होकर पूछती है कि ये लड़की कौन है। लैच उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि जा एक रैंक बी एडवेंचरर और एक्सपीरियंस्ड वैम्पायर हंटर है। जा सिर्फ इस नज़र सेलिस पर डालकर समझ जाती है कि वो अभी भी एक बिगिनर है। उसके बाद वो लैच से कहती है कि उससे एक बहुत ज़रूरी बात प्राइवेट में करनी है। दोनों अलग रूम में चले जाते हैं। वहां जा बताती है कि वैम्पायर्स एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन की कमांड एक वैम्पायर ग्रैंड लॉर्ड के हाथ में है। दुश्मन की साजिश को रोकने के लिए 20 स्क्वाड क्लैन ने अपनी सारी ताकत लगा दी है, लेकिन हालात फिर भी बहुत खतरनाक बने हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वैम्पायर ग्रैंड लॉर्ड की पावर लगभग एक डीमन गॉड के बराबर थी। उससे सीधी टक्कर लेना खुदकुशी से कम नहीं था। ऊपर से जाके फादर भी वैम्पायर लॉर्ड के साथ पिछली लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुए थे। इसी वजह से वो दोबारा बैटलफील्ड में उतरने की हालत में नहीं थे। अपने फादर की जगह जा क्लैन लीडर्स की मीटिंग में गई और सबको ऑपरेशन रोकने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लीडर्स इतने कट्टर थे कि वो किसी भी कीमत पर अटैक करना चाहते थे, चाहे इसमें सबकी जान ही क्यों ना चली जाए। लाच तुरंत समझ जाता है कि जा उससे वैम्पायर ग्रैंड लॉर्ड को हराने में मदद मांगने आई है। जा हाँ कहती है, लेकिन बताती है कि उससे पहले एक और भी जरूरी काम है। सबसे पहले उन्हें एक खास चिकन को ढूंढकर उसकी हिफाजत करनी होगी, वरना वैम्पायर्स उसे पकड़ लेंगे। पहली बार ये बात सुनकर लाच को भी ये मजाक जैसी लगती है। फिर जा बताती है कि वो चिकन कोई आम परिंदा नहीं, उसके पास एक अनोखी शक्ति है जो डायमेंशनल पोर्टल्स को बंद कर सकती है और लोगों को वैम्पायर बनने से भी रोक सकती है। इतना सुनते ही लाच के दिमाग में तुरंत एक नाम आता है, लॉर्ड गिलबर्गा। उसे समझ आ जाता है कि जा उसी लेजेंडरी क्रीचर की बात कर रही है। जा मान लेती है कि जब उसने पहली बार ये कहानी सुनी थी तब उसे भी यकीन नहीं हुआ था। आखिर देखने में तो वो सिर्फ एक चिकन ही लगता है। लेकिन लाच को उसकी बात पर जरा भी शक नहीं होता, क्योंकि वो लॉर्ड गिलबर्गा की असली ताकत अपनी आंखों से देख चुका था। कुछ ही देर बाद लाच जा की मुलाकात लॉर्ड गिलबर्गा से करवाता है। लेजेंडरी क्रीचर को अपने सामने देखकर जा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके बाद लाच लुसीला का भी इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि लॉर्ड गिलबर्गा वही लेजेंडरी हस्ती हैं जिसे सब लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। फिर लच बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे लॉर्ड गिलबर्गा की पावर के सामने एक वैम्पायर पल भर में राख बन गया था। उसे एक वाकया ने साबित कर दिया था कि उनकी लेजेंडरी ताकत सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि हकीकत थी। अब जब लॉर्ड गिलबर्गा सुरक्षित थे तो सबका अगला टारगेट सीधा वैम्पायर हाई लॉर्ड्स को खत्म करना था। उनके पास बस इतनी ही इंफॉर्मेशन थी कि हाई लॉर्ड्स इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन हर तरफ फैले हुए वैम्पायर्स की वजह से उनका हाइडआउट ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मिशन की तैयारी के दौरान लच मान लेता है कि इस बार वो खुद भी थोड़ा टेंस्ड है। अटैक टीम में सिर्फ वो, जा और लॉर्ड गिलबर्गा ही होंगे। इतनी छोटी टीम के साथ दुश्मन के गढ़ में घुसना किसी भी एंगल से सेफ नहीं था।
सेलिस भी उनके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन लच बिना सोचे मना कर देता है। वो समझाता है कि ये बैटल उसके लेवल से बहुत ज्यादा डेंजरस है। जा का केस अलग है क्योंकि वो पहले से रैंक बी एडवेंचरर है और अपने फैमिली ट्रेडिशन को निभाने के लिए वैम्पायर्स का शिकार करना उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सेलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी कुछ और थी। अगर मिशन के दौरान लॉर्ड गिलबर्गा टीम से अलग हो गए तो किसी भरोसेमंद इंसान का उनके साथ रहना जरूरी था। वैम्पायर्स के खिलाफ उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड सीधा दुश्मन के हेडक्वार्टर्स ले जाना बहुत बड़ा रिस्क होता। सेलिस तुरंत सवाल करती है कि अगर लॉर्ड गिलबर्गा यहीं रुक गए तो क्या वैम्पायर्स उन पर हमला नहीं करेंगे? लैट जवाब देता है कि कैपिटल के आसपास बना प्रोटेक्टिव बैरियर लॉर्ड क्लास वैम्पायर्स को अंदर घुसने ही नहीं देगा। फिर भी वो चाहते थे कि लॉर्ड गिलबर्गा की सिक्योरिटी किसी वाकई स्किल्ड एडवेंचरर के हाथ में हो। इसी बीच जा बताती है कि सेलिस असल में गोरन की बेटी है। कुछ देर बाद गोरन भी घर लौट आता है। वो लैच का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इतने दिनों तक सेलिस का ख्याल रखा। साथ ही उसे ये जानकर खुशी होती है कि उसकी बेटी ने खुद को एक काबिल एडवेंचरर साबित कर दिया। उसके बाद गोरन सेलिस को उसका पहला बड़ा मिशन कंप्लीट करने पर मुबारकबाद देता है। जैसे ही उसे अपनी इस अजीब थ्योरी का एहसास होता है, शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो वहां से भाग जाती है। सीलिस के जाने के बाद गोरान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि उसकी बेटी को बिना पूरी बात समझे कंक्लूजन्स पर पहुंचने की आदत बिल्कुल उसी की तरह मिली है। वो मानता है कि इसी आदत ने उसे पहले भी कई मुश्किलों में डाला था और अगर ये नहीं बदली तो आगे चलकर और भी बड़े खतरे खड़े हो सकते हैं। लाच मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो सीलिस पर नजर रखेगा और कोशिश करेगा कि वो दोबारा ऐसी गलत सोच में ना फंसे। थोड़ी देर बाद सब लोग फिर से इकट्ठा होते हैं ताकि असली मिशन पर बात की जा सके। जा बताती है कि वैम्पायर्स ने अपनी नई चाल शुरू कर दी है और पूरे ऑपरेशन की कमांड एक हाई लॉर्ड के हाथ में है। ये बात सुनते ही गोरान का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इस बार दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार फाइनल प्लान तय होता है। लॉर्ड गिलबर्गा को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, जबकि बाकी टीम वैम्पायर हेडक्वार्टर्स पर हमला करके हाई लॉर्ड को खत्म करेगी। लेकिन एक सवाल अब भी सबके दिमाग में था। जब लॉर्ड गिलबर्गा के पास इतनी जबरदस्त पावर है तो उन्हें सीधा बैटलफील्ड में साथ क्यों नहीं ले जाते? इसका जवाब काफी सीधा था। लॉर्ड गिलबर्गा की ताकत तभी काम करती थी जब वैम्पायर्स अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके होते, और अगर लड़ाई के बीच उनकी हिफाजत भी करनी पड़ती तो पूरा ऑपरेशन और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता। अगर उस मिशन में जरा सी भी गलती हो जाती तो उसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकते थे। तभी जा को एक बहुत जरूरी बात याद आती है जो वो पहले बताना भूल गई थी। वो बताती है कि अगर किसी वैम्पायर हाई लॉर्ड ने लॉर्ड गिलबर्गा का खून पी लिया तो जमा हुई कर्सेस की तादाद अचानक बहुत बढ़ जाएगी और उसी के साथ एक डायमेंशनल पोर्टल खुल सकता है। ये बात सुनकर लश भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे भी इस राज के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। जा समझाती है कि जब भी कोई पवित्र चीज या हस्ती अपवित्र की जाती है तब कर्सेस पैदा होती हैं, और जितनी ज्यादा सेक्रेड वो हस्ती होगी उतनी ही ज्यादा डेंजरस कर्सेस जन्म लेंगी। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद सब एक ही फैसले पर पहुंचते हैं। लॉर्ड गिलबर्गा को बैटलफील्ड में ले जाना किसी भी हाल में सही नहीं होगा। फिर एक नया प्लान सामने आता है। उन्हें अपने साथ रखने के बजाय लॉर्ड गिलबर्गा को किंग एरिक और रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन में दे दिया जाए, क्योंकि एरिक सिर्फ किंग नहीं बल्कि एक फॉर्मर हीरो भी था। इसलिए पूरे किंगडम में कैसल से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती थी। झा भी तुरंत इस प्लान से सहमत हो जाती है। उसे लगता है कि अब तक के सारे आइडियाज में ये सबसे बेहतर सोल्यूशन है। बिना देर किए गोरन महल में एक मैसेंजर भेज देता है, जबकि बाकी सब लोग वहीं इंतजार करने लगते हैं। इंतजार के दौरान उन्हें हाई क्वालिटी टी सर्व की जाती है। इसी बीच एक यंग गाइड उन्हें रॉयल कोर्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि किंग एरिक ने यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। लगभग 2000 स्टूडेंट्स वहां नाइट्स, शेफ्स और कई दूसरे प्रोफेशंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद गरीब परिवारों के बच्चों, बिना सपोर्ट वाले यंग नोबल्स और डीमन किंग के खिलाफ जंग में अपने माँ बाप खो चुके बच्चों को एक नई जिंदगी देना था। रॉयल बैनर के नीचे एजुकेशन मिलने के बाद उन सब के पास अपना फ्यूचर सुधारने का एक असली मौका होता था। ये सब सुनकर लैच के दिल में एरिक के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि एरिक वाकई एक कमाल का किंग है। उसका मानना था कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना मतलब पूरे किंगडम के फ्यूचर को मजबूत बनाना। कुछ देर बाद किंग एरिक खुद उनसे मिलने आता है। उसके साथ उसकी वाइफ और दोनों बेटियां शार्लेट और मरी भी होती हैं। दोनों प्रिंसेसेस लैक को देखते ही बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। बचपन से ही उन्होंने उसके हीरोइक एडवेंचर्स की कहानियां सुन रखी थी। मरी तो एक्साइटमेंट में उससे तुरंत ऑटोग्राफ मांग लेती है। तब एरिक बताता है कि किंगडम के लगभग हर बच्चे ने द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ हीरो लैकिच नाम की इलस्ट्रेटेड बुक पढ़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लैक के नाम का एक बड़ा स्टैचू भी बनाया गया है और उसकी कहानियों पर चिल्ड्रंस बुक्स और स्टेज प्लेस भी तैयार किए गए हैं। ये सब सुनकर लैक इतना शर्मा जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या बोले। ऐसा लगता था जैसे एरिक ने उसकी पॉपुलैरिटी को हद से ज्यादा बढ़ा दिया हो। मजेदार बात यह थी कि लॉर्ड गिलबर्गा भी उन कहानियों को बड़े मजे से सुन रहा था।
थोड़ी देर बाद दोनों प्रिंसेसेस की मुलाकात लॉर्ड गिलबर्गा से होती है। उन्हें उसका छोटा सा प्यारा रूप इतना पसंद आता है कि वो उससे प्यार से सहलाने की परमिशन मांगती हैं। इजाजत मिलते ही दोनों उसके साथ खुशी खुशी खेलने लगती हैं, जबकि सेलिस उन्हें लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। अब रूम में सिर्फ एरिक और लैक रह जाते हैं। एरिक दिल से लैच का शुक्रिया अदा करता है। वो याद दिलाता है कि 10 साल पहले लैच ने अकेला डीमन आर्मी का सामना किया था। उसी सैक्रिफाइस की वजह से अनेक लोगों की जान बच सकी। एरिक कहता है कि अगर उस वक्त लैच वो लड़ाई ना लड़ता तो शायद वो कभी अपना परिवार बसा ही नहीं पाता। शार्लेट और मरी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं और उनकी मुस्कुराहट सिर्फ लैच की कुर्बानी की वजह से मुमकिन हुई। लैच हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसके लिए भी ये खुशी की बात है कि वो सालों से सेलिस को बड़े होते देख पाया। एरिक फिर कहता है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरा किंगडम और पूरा कॉन्टिनेंट लैच की कुर्बानी को कभी नहीं भूला। हर इंसान उसकी इज्जत करता है। लेकिन इतनी तारीफ सुनने के बाद भी लैच शर्मिंदा हो जाता है। उसे अब भी अजीब लगता था कि उसकी जिंदगी की कहानियों को बच्चों की किताबों में बदल दिया गया था। एरिक मुस्कुराकर लैच की बात मान लेता है और कहता है कि हाँ, उसकी कहानियों पर बुक्स भी बनी हैं और स्टेज प्लेस भी। बात खत्म होने से पहले लैच एक और पुराने दोस्त के बारे में पूछता है, ले। एरिक बताता है कि ले अब किंगडम की होली मैजिक कॉर्प्स की कमांडर बन चुकी है और आज भी कैथीड्रल में अपनी ड्यूटी निभा रही है। वो ये भी कहता है कि जैसे ही ली को पता चलेगा कि लैच कैपिटल लौट आया है, वो उससे मिलकर बहुत खुश होगी। दूसरी तरफ सब लोग वैम्पायर्स के असली प्लान का एनालिसिस करते रहते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन का फाइनल गोल एक डायमेंशनल पोर्टल खोलकर डार्क गॉड्स को इस दुनिया में बुलाना है। इस रिचुअल के लिए बेहद ज्यादा कर्सेस की जरूरत होगी और उन कर्सेस का सबसे बड़ा सोर्स लॉर्ड गिलबर्गा का पवित्र खून बनने वाला था। इसके बाद सबकी बात बैटल स्ट्रैटेजी पर आ जाती है। लार्ज प्लान समझाता है कि सबसे पहले वो और जान मिलकर 10 ट्राइब्स के वॉरियर्स को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद दोनों जानबूझकर हाई लॉर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उसे फोर्ट्रेस से बाहर निकालेंगे। जैसे ही हाई लॉर्ड बाहर आ जाएगा, 10 ट्राइब्स बाकी वैम्पायर्स और लॉर्ड्स पर हमला बोल देंगे। कुछ लोगों को यह स्ट्रैटेजी उल्टा लगती है। उनका मानना था कि पहले आर्मी को अटैक करना चाहिए और बाद में हाई लॉर्ड का सामना करना चाहिए। लेकिन लार्ज समझाता है कि 10 ट्राइब्स का काम हाई लॉर्ड को हराना नहीं है, उन्हें सिर्फ बाकी लॉर्ड्स को इतनी देर तक रोकना है कि वो बैटल में इंटरफेयर ना कर सकें। असली खतरा सिर्फ हाई लॉर्ड था। जा के मुताबिक उस मॉन्स्टर को हराने की ताकत सिर्फ लार्ज के पास थी। अगर हाई लॉर्ड किसी तरह बच निकला तो वो किसी भी नुकसान से ज्यादा खतरनाक साबित होता। ये बात सुनने के बाद सब लोग उस प्लान से सहमत हो जाते हैं। उधर कैसल में सीलिस दोनों प्रिंसेसेस के साथ वक्त बिता रही होती है, लेकिन उसका दिमाग बार बार लैच की बातों पर ही अटक जाता है। लैच ने उसे मिशन पर ले जाने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि उसकी ड्यूटी लॉर्ड गिलबर्गा की हिफाजत करना है। चाहे वो इस वजह को समझने की कोशिश करे, फिर भी उसके दिल में एक ही बात चल रही थी। शायद लैच असल में सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। आखिर वो अभी भी सिर्फ रैंक एफ एडवेंचरर थी और लैच हमेशा उसे अपनी अप्रेंटिस ही कहता था। सीलिस को लगने लगता है कि अगर वो जबरदस्ती मिशन पर गई तो मदद करने के बजाय शायद सबके लिए बोझ बन जाएगी। प्रिंसेसेस नोटिस करती हैं कि सीलिस का ध्यान कहीं और है, इसीलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे दोबारा अपने साथ खेलने के लिए बुलाती हैं। तभी एक नई रिपोर्ट पहुंचती है। एडवेंचरर्स गिल्ड अनाउंस करती है कि वो इस मिशन के लिए कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेज सकती। इसकी वजह भी बहुत सीरियस थी। वैम्पायर्स के पास एक डेंजरस चार्म एबिलिटी होती है जिससे वो आसानी से इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कोई भी एडवेंचरर, नाइट या सोल्जर पल भर में अपने ही साथियों के खिलाफ तलवार उठा सकता था। इसी रिस्क की वजह से सिर्फ वही लोग मिशन में हिस्सा ले सकते थे जो नेचुरली चार्म मैजिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हों। गिल्ड एक और जरूरी बात बताती है, जो लोग वैम्पायर के काटने के बाद थ्रॉल बन जाते हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ आम इंसान से कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें पहचानना आसान होता है। लेकिन असली मुसीबत उन लोगों से थी जो सिर्फ चार्म मैजिक के कंट्रोल में होते थे। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते थे, इसलिए ये समझना नामुमकिन था कि कौन अपना है और कौन वैम्पायर्स का गुलाम बन चुका है। इसी दौरान कैसल में सेलिस लॉर्ड गिलबर्गा और प्रिंसेसेस की सिक्योरिटी संभाल रही होती हैं कि अचानक उसे किसी अजीब प्रेजेंस का एहसास होता है। वो बिना देर किए अपनी तलवार निकाल लेती है और बैटल पोजीशन में आ जाती है। अगले ही पल उसके सामने 3 लेसर वैम्पायर्स आ खड़े होते हैं। एक पल के लिए सेलिस उनकी ताकत देखकर हिचकिचाती है, लेकिन अगले ही सेकंड अपना डर साइड पर रख देती है। ये वो लड़ाई नहीं थी जहां भागने का ऑप्शन हो। चाहे सामने कितने भी पावरफुल दुश्मन क्यों ना हो, उसे हर हाल में जीतना ही था। सेलिस मजबूत इरादे के साथ फ्रंट लाइन पर खड़ी हो जाती है और कसम खा लेती है कि एक भी वैम्पायर प्रिंसेसेस या लॉर्ड गिलबर्गा के पास नहीं पहुंचने देगी। लड़ाई शुरू होते ही उसे एक जरूरी वार्निंग मिलती है। उसे किसी भी वैम्पायर की आंखों में सीधा नहीं देखना था, क्योंकि सिर्फ एक नजर ही उससे चार्म मैजिक का शिकार बना सकती थी। इतने बड़े खतरे के बावजूद सिलिस अपना फोकस नहीं खोती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक बात पर था, दुश्मन को रोकना और जिन लोगों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है उन्हें हर कीमत पर बचाना।
फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती जाती है, लेकिन सिलिस बिना पीछे हटे तीनों वैम्पायर्स का सामना करती रहती है। तभी सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर लाच वापस पहुंच जाता है। अपनी अप्रेंटिस को एक साथ कई वैम्पायर्स के खिलाफ इतनी हिम्मत से लड़ते देखकर लाच उसकी तारीफ करता है और कहता है कि आज उसने उसकी उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद लाच शांत लहजे में सेलिस से कहता है कि अब पीछे हट जाओ, बाकी की लड़ाई वो खुद संभाल लेगा। एनिमी के कंट्रोल में फंसे हुए गार्ड्स को देखकर सब सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। लैच बताता है कि वो और गॉरन वैम्पायर की मेंटल पावर्स का असर झेल सकते हैं, लेकिन आर्म सोल्जर्स और एडवेंचरर्स के लिए उन पावर्स से बचना लगभग नामुमकिन है। ये बात सुनते ही सबको असली प्रॉब्लम समझ आ जाती है। तब बीस्ट वुमेन वॉरियर तुरंत बोलती है कि वैम्पायर्स का चार्म और माइंड कंट्रोल बीस्टमैन पर काम ही नहीं करता। इसी वजह से वो अपनी ट्राइब को इस मिशन के लिए सबसे बेहतर चॉइस मानती है। दूसरी तरफ सेलेस भी साथ चलना चाहती थी, लेकिन वो लेडी गर्बर्गा की सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझकर उनके पास रुकने का फैसला करती है। इसी बीच दुश्मन एक और अटैक शुरू कर देता है। वैम्पायर सीधा सबकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लैच बिना एक सेकंड गवाए उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल एक जबरदस्त मैजिक एक्टिवेट होता है। एक चमकता हुआ मैजिकल स्फीयर पूरे एरिया को कवर कर लेता है। उसके अंदर प्रेशर, हीट और डेंसिटी इतनी डेंजरस हो जाती है कि कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। वैम्पायर्स चीखने का भी मौका नहीं पाते। एक ही अटैक में उनके शरीर राख बनकर हवा में बिखर जाते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है, चॉलेट और मरी तुरंत अपने फादर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। उन्हें जिंदा देखकर दोनों चैन की सांस लेती हैं। उनके फादर बताते हैं कि अगर सेलिस वक्त पर ना आती तो वो कब के मर चुके होते। सेलिस अपनी तारीफ को हल्का दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान जानता था कि उसने अनेक लोगों की जान बचाई है। इसी दौरान ल्यूसी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके वापस लौट आती है। उसके पास दुश्मनों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू होता है। थोड़ी देर बाद 8th अदर वर्ल्ड से आए कुछ लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सब उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ किस वजह से आए हैं। वो बताते हैं कि 6th अदर वर्ल्ड ने उन्हें भेजा था क्योंकि उनके 3 एनवॉयज अचानक गायब हो गए थे। इसी बात के साथ एक बड़ा राज भी सामने आता है। पता चलता है कि अदर वर्ल्ड लॉर्ड्स के बीच एक स्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम होता है। जिस वर्ल्ड का नंबर जितना छोटा होता है उसका दर्जा उतना ही ज्यादा होता है। मतलब 6th अदर वर्ल्ड की अथॉरिटी बाकी वर्ल्ड्स से काफी ऊपर है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। उनका असली मिशन गॉड चिकन को वापस ले जाना था, और ये ऑर्डर सीधा उनसे भी ऊपर किसी पावरफुल अथॉरिटी से आया था। प्रॉब्लम ये थी कि 6th अदरवर्ल्ड के फॉलोअर्स हर जगह फैल चुके थे। रॉयल पैलेस के अंदर भी उनके लोग मौजूद थे। इसी वजह से इंफॉर्मेशन गलत जगह पहुंची और पूरी सिचुएशन मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई। पूरी सच्चाई सुनने के बाद सबको एहसास होता है कि दोनों साइड्स बस अलग अलग ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। फिर उनकी नजर वहां बने मैजिक सर्कल पर पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो 6th अदरवर्ल्ड का टेलीपोर्ट पोर्टल था। तब सेलेस को अचानक एक बात याद आती है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले मीड रोना एक सिल्वर हैट और कुछ स्वीट्स लेकर कैसल आई थी। सब उस हैट को ध्यान से एग्जामिन करते हैं और सच देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उस सिल्वर हैट के अंदर एक कंप्लीट टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल छुपा हुआ था। कैसल की बैरियर्स के अंदर ऐसा मैजिक बनाना इम्पॉसिबल था। इसका मतलब किसी ने बाहर से रेडीमेड मैजिक सर्कल अंदर स्मगल किया था। सारी क्लूज सिर्फ एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे। रोना पर वैम्पायर्स के लिए काम करने का शक और भी गहरा हो गया। अब सब तुरंत अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं। सेलेस और उसकी साथी सीधा रोना को पकड़ने निकल पड़ती हैं। एरिक को दोनों प्रिंसेसेस को सेफ जगह ले जाने की जिम्मेदारी दी जाती है। गुरान लेडी गर्बर्गा की सिक्योरिटी संभालता रहता है और लज अकेला ही 6th अदर वर्ल्ड के मास्टरमाइंड का सामना करने निकल पड़ता है। जाने से पहले वो एक जरूरी ऑर्डर देता है। जैसे ही उसकी फाइट शुरू हो, मैजिक सर्कल को तुरंत तबाह कर दिया जाए। अगले ही पल दोनों के बीच भयानक बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन दुश्मन जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो अपने ही साथियों पर अटैक करने से भी नहीं हिचकिचाता। उसकी बेरहमी देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। दुश्मन की बेरहमी देखकर सब लोग एक पल के लिए हिल जाते हैं, लेकिन लच के चेहरे पर जरा सा भी डर नजर नहीं आता। फाइट के बीच वैम्पायर की नजर लच की तलवार पर टिक जाती है। उसे वो स्वॉर्ड इतनी पसंद आती है कि उसे अपना बनाना चाहता है। अगला ही पल दोनों के बीच तलवारों की तेज टकरार शुरू हो जाती है। हर अटैक पहले से भी ज्यादा डेंजरस लगने लगता है। कुछ ही देर में वैम्पायर को एहसास हो जाता है कि उसने अपने अपोनेंट को बहुत हल्का समझा था। हैरान होकर वो लच की असली पहचान पूछता है। लच बिल्कुल शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, मैं बस एक F रैंक एडवेंचरर हूं। ये जवाब सुनकर वैम्पायर जोर से हंस पड़ता है। वो ह्यूमंस को कमजोर और बेकार जीव कहकर उनका मजाक उड़ाता है। फिर घमंड से अनाउंस करता है कि वैम्पायर किंग बहुत जल्द सब इंसानों का अंत कर देगा। उसके हिसाब से ह्यूमंस की दुनिया ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, लेकिन उसकी धमकियां सिर्फ लफ्जों तक ही सिमट जाती हैं। एक जबरदस्त वार के साथ लाच उस वैम्पायर लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और इसी के साथ पूरी बैटल भी समाप्त हो जाती है।
फाइट के बाद लाच बाकी सब लोगों से दोबारा मिलता है। वो बताता है कि उस बेस का हर वैम्पायर मारा जा चुका है। ये खबर सुनकर सबको सुकून मिलता है, लेकिन अगले ही पल एक बुरी खबर सामने आ जाती है। नजदीक का एक पूरा गांव पहले ही बर्बाद हो चुका था। गिल मास्टर इस बात पर गहरा अफसोस जताता है। वो कहता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी पहले मिल जाती तो वो तुरंत रीइंफोर्समेंट भेज देता और अथॉरिटीज को भी अलर्ट कर देता। फिर भी एक उम्मीद अभी जिंदा थी। जो लोग वैम्पायर्स के पूरे कंट्रोल में नहीं आए थे, उन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। ये बात सुनकर शार्लेट और मरी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। जब सब अटैक के नुकसान का हिसाब देख रहे होते हैं, तब एक और शॉकिंग रिपोर्ट सामने आती है। कासल के अंदर 5 लोग अचानक राख बन चुके थे और 30 लोग बिना किसी वार्निंग के बेहोश गिर पड़े। सबको समझ आ जाता है कि वैम्पायर लॉर्ड की मौत के बाद ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ है। किंगडम में कितने लोग वैम्पायर के कंट्रोल में हैं, अब इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इसी वजह से पैलेस भी अब बिल्कुल सेफ नहीं माना जा सकता था। ये सच सामने आते ही सब एक नया फैसला लेते हैं। अब उनका अगला टारगेट ऐश लॉर्ड होगा। इस डेंजरस मिशन को लेकर लंबी स्ट्रैटेजी मीटिंग शुरू होती है। कुछ लोग तुरंत अटैक करने की बात रखते हैं। उनका मानना था कि दुश्मन को वक्त देना सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन दूसरे लोग याद दिलाते हैं कि इस बार हार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। काफी बहस के बाद सब एक ही फैसले पर पहुंचते हैं। जीत तभी मुमकिन है जब किंगडम के सबसे पावरफुल वॉरियर्स एक साथ लड़ेंगे। किंग, गिलमास्टर और गोरन को इस मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। इन तीनों के बिना प्लान अधूरा था। ये डिसीजन होते ही पूरे ग्रुप में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। सबको यकीन ही नहीं होता, लेजेंडरी टीम एक बार फिर साथ लड़ने वाली थी। लेडी गर्बगा भी उनके साथ चलने की परमिशन मांगती हैं, लेकिन उन्हें समझाया जाता है कि इस लेवल की बैटल में उनका जाना सिर्फ रिस्क बढ़ाएगा। सच को एक्सेप्ट करके वो चुपचाप पीछे हट जाती हैं। रवाना होने से पहले एक और आइडिया सामने रखा जाता है। किसी का मानना था कि सेलिस को लैक्स की एक स्पेशल सोर्ड दे देनी चाहिए। बड़ी तलवार उसकी स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्टाइल के लिए ज्यादा सूटेबल होगी। लेकिन लैक्स बिना सोचे इस प्रपोजल को मना कर देता है। उसके पास सेलिस के लिए एक और भी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। वो चाहता था कि सेलिस कैसल में ही रुककर दोनों प्रिंसेसेस की हिफाजत करे, क्योंकि अब भी ये खतरा बना हुआ था। हो सकता था कि पैलेस के अंदर दूसरे लॉर्ड्स के एजेंट्स अभी भी छुपे बैठे हों। इसीलिए लैक्स अपनी सबसे भरोसेमंद अप्रेंटिस को कैसल की सिक्योरिटी का जिम्मा दे देता है। लैक्स बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों प्रिंसेसेस की सिक्योरिटी सेलिस को सौंप देता है। शुरू में कुछ लोग इस फैसले पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन बहुत जल्द सबके डाउट्स खत्म हो जाते हैं। सेलिस सिर्फ टैलेंटेड नहीं थी, उसकी असली स्ट्रेंथ हर किसी को अपनी आंखों से देखने को मिलती है। मिशन की फाइनल तैयारियां तेज हो जाती हैं। तब सबको एक जरूरी वार्निंग दी जाती है। जो दुश्मन चार्म और माइंड कंट्रोल यूज करते हैं, उनके खिलाफ सिर्फ एक ही रूल काम करता है। सबसे पहले अटैक करो और उन्हें अपनी पावर्स यूज करने का एक भी मौका मत दो। सिर्फ एक पल की हिचकिचाहट पूरी बैटल का रिजल्ट बदल सकती थी। इसीलिए अलविदा कहने का वक्त भी बहुत छोटा रखा गया। लैच, एरिक और बाकी वॉरियर्स तुरंत कैसल से रवाना हो जाते हैं। कैसल की पूरी सिक्योरिटी पीछे रुकने वाले लोगों के हवाले कर दी जाती है। जाने से पहले सेलिस सबके सामने एक वादा करती है, वो आखिरी सांस तक प्रिंसेसेस और कैसल की रक्षा करेगी। उधर मेन टीम पहाड़ों की तरफ अपना सफर जारी रखती है। रास्ते में उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज मिलती है। किंगडम की बॉर्डर के बिल्कुल पास दुश्मन ने एक सीक्रेट बेस बना लिया था और इतने दिन तक किसी को उसकी खबर भी नहीं लगी। लेकिन असली चैलेंज अभी भी बाकी था। इतने बड़े माउंटेन एरिया में हाई लॉर्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल था। जब सब सोच में पड़े होते हैं, तब अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड एलाइज उनके सामने आ जाते हैं। बीस्टमैन ट्राइब का एक लीडर उनसे मिलने पहुंचता है। वो बताता है कि पूरी ट्राइब हाई लॉर्ड की तलाश में लगी हुई थी और आखिरकार उन्होंने उसका छुपा हुआ हाइडआउट ढूंढ निकाला। ये खबर सुनकर सबका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लेकिन बीस्टमैन एक और सच भी बताते हैं। फोर्ट्रेस के बाहर वैम्पायर्स की बहुत बड़ी आर्मी तैनात थी। इसी वजह से वो सीधा अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर भी किस्मत उनके साथ थी। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। इस वक्त वैम्पायर्स अपनी फुल पावर में नहीं होते। कई वैम्पायर्स अभी अभी नींद से उठे थे और उनकी ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। टीम तुरंत इसी मौके का फायदा उठाने का प्लान बनाती है। बीस्टमैन बाहर के गार्ड्स को अपनी तरफ खींच लेंगे और उस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मेन टीम फोर्ट्रेस के अंदर घुस जाएगी। अपने क्लैंस और पुरखों की इज्जत के लिए बीस्टमैन पूरी जान लगाकर लड़ने की कसम खा लेते हैं। अटैक शुरू होने से पहले लैच शे को एक खास तलवार देता है। ये वेपन 6th अदरवर्ल्ड से मिला था और पहले ही डीमन किंग की स्वॉर्ड का सामना करके भी बिल्कुल सलामत बच चुका था। एप्रेजल मैजिक से चेक करने के बाद लैच को यकीन हो गया था कि ये तलवार हाई लॉर्ड के खिलाफ बहुत काम आएगी। शे बिना देरी किए उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हर वॉरियर बैटल के लिए तैयार था। ऑपरेशन फाइनली शुरू हो जाता है। बीस्टमैन के दिए हुए रास्ते पर चलकर सब टारगेट लोकेशन तक पहुंचते हैं। पहली नज़र में जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन लैच तुरंत कुछ अजीब महसूस कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि पूरा एरिया एक पावरफुल कैमोफ्लाज मैजिक के अंदर छुपा हुआ है।
जैसे ही वो स्पेल टूटता है, सबके सामने दुश्मन का असली फोर्ट्रेस उभर कर आ जाता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना इन्वेजन शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले स्लीप मैजिक यूज की जाती है ताकि कमजोर एनिमीज और कंट्रोल किए गए ह्यूमंस को बिना मारे रोक दिया जाए। अब बैटलफील्ड में सिर्फ असली डेंजरस फाइटर्स ही बचते हैं। लेजेंडरी टीम बिजली की स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। आम वैम्पायर्स उनके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाते। हर रुकावट कुछ ही पल में टूट जाती है। उनकी प्रोग्रेस इतनी आसान लग रही थी जैसे वो पूरी ताकत भी यूज नहीं कर रहे हों। जैसे जैसे वो फोर्ट्रेस के अंदर बढ़ते हैं, हाई लॉर्ड की पावरफुल प्रेजेंस और ज्यादा महसूस होने लगती है। इसी वक्त लैच शेई को एक आखिरी वार्निंग देता है। अगर हाई लॉर्ड सामने आ जाए तो बिना सोचे समझे उस पर अकेले अटैक करने की गलती कभी मत करना। इस बैटल में पहला वार ही सबसे बड़ा फैसला करेगा। लच की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी। पहला अटैक इतना तेज होना चाहिए कि दुश्मन को पलटवार का मौका ही ना मिले। लेकिन अगले ही पल एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। रास्ता सिर्फ एक वैम्पायर लॉर्ड नहीं रोक रहा था, पूरा एरिया उन जैसे मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। हर तरफ वैम्पायर लॉर्ड्स खड़े नजर आ रहे थे। अंदाजा लगाया गया कि उनकी गिनती 20 से 30 के बीच थी। और सबसे बुरी बात यह थी, रात बहुत तेजी से करीब आ रही थी। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छा जाता, वैम्पायर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती। बैटल और भी खतरनाक बनने वाली थी। ये देखकर गोरन एक बड़ा फैसला लेता है। वो और बाकी वॉरियर्स यहीं रुककर सब वैम्पायर लॉर्ड्स को रोक लेंगे ताकि लच बिना रुकावट हाई लॉर्ड तक पहुंच सके। लच इस बात का विरोध करना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही उसे बीच में ही रोक देते हैं। उन्हें याद था कि लच कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाकर सबको बचा चुका है। अब उनकी बारी थी उसके लिए लड़ने की। सब एक ही बात कहते हैं, हाई लॉर्ड को खत्म करना सबसे जरूरी मिशन है। मजबूर होकर लच उनकी बात मान लेता है। अपने साथियों पर पूरा भरोसा करके वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है। उधर पीछे रुकने वाले वॉरियर्स फाइनल बैटल की तैयारी कर लेते हैं। उनके सामने वैम्पायर लॉर्ड्स की पूरी फौज खड़ी थी। कुछ देर बाद लच अपने असली टारगेट के सामने पहुंच जाता है। ये हाई लॉर्ड पहले मिले हर दुश्मन से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर से निकलती अंधेरी एनर्जी ही उसकी ताकत का सबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास हवा भी भारी हो गई हो। फिर भी लच एक पल के लिए नहीं रुकता। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। हाई लॉर्ड भी तुरंत उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। सिर्फ लच की स्पीड और कॉन्फिडेंस देखकर ही उसे समझ आ जाता है, ये कोई आम इंसान नहीं है। और इसी के साथ दोनों के बीच असली बैटल शुरू हो जाती है। उनकी मूवमेंट्स इतनी तेज थीं कि आंखों से फॉलो करना भी मुश्किल था। अटैक, डॉज और काउंटर अटैक बिना रुके एक के बाद एक चलने लगते हैं। हर सेकंड बैटल और भी डेंजरस होती जा रही थी। इतनी जबरदस्त पावर के सामने भी लच पीछे नहीं हटता। फाइट के बीच हाई लॉर्ड उसकी पहचान पूछना चाहता है, लेकिन लैक उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता। उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन जाती है। बैटल और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। हर छोटा ओपनिंग देखकर लैक तुरंत अटैक करता है। एक सही मौका मिलते ही वो हाई लॉर्ड का बायां हाथ काट देता है। एक पल के लिए सबको लगता है जीत अब उनके करीब है, लेकिन अगला ही सीन सबको हैरान कर देता है। हाई लॉर्ड के चेहरे पर जरा सा भी दर्द नजर नहीं आता, जैसे उसके लिए एक हाथ खोना कोई मायने ही नहीं रखता। लैक की पावरफुल स्वॉर्ड भी उसे उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। तब लैक को समझ आ जाता है ये बैटल उसकी पिछली हर फाइट से बिल्कुल अलग है। लड़ते लड़ते उसके दिमाग में कई यादें उभरने लगती हैं। उसे इस दुनिया के आम लोग याद आते हैं, वो लोग जो रोज चैन की जिंदगी जीते हैं। उसे पुरानी जनरेशन्स की कुर्बानियां भी याद आती हैं। तब उसे एक गहरी बात समझ आती है, ये सुकून और अमन किसी किस्मत का तोहफा नहीं था। हर दिन कोई न कोई अपनी जान दांव पर लगाकर इस दुनिया की हिफाजत करता था। इसी सच ने लैक के इरादे को और भी मजबूत बना दिया। चाहे उसके सामने सबसे ताकतवर दुश्मन ही क्यों न खड़ा हो, वो पीछे हटने वाला नहीं था। जब तक उसके अंदर सांस बाकी थी, तब तक वो इस दुनिया को बर्बाद नहीं होने देगा। गैरन पूरी ताकत के साथ वैम्पायर्स की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एरिक उसे आगे जाने से रोकता है। गैरन का कहना है कि अगर किंग को कुछ हो गया तो वो अपने लोगों का सामना कैसे करेगा। एरिक उसे काम रहने को कहता है और अश्योर करता है कि जरूरत पड़ने पर वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा। तभी एक वैम्पायर लेडी सीधा एरिक के पास आती है और किंग से मिलने को अपने लिए ऑनर बताती है। एरिक बिना टाइम वेस्ट किए उसे दूर ढकेल देता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके सामने एक और बिल्कुल आइडेंटिकल वैम्पायर खड़ी होती है। एरिक समझ जाता है कि वो क्लोन बना सकती है। दो अपोनेंट्स उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल पैनिक नहीं करता। लेकिन तभी उसके पीछे तीसरी वैम्पायर अपीयर हो जाती है। वैम्पायर लेडी क्लियरली बता देती है कि उसने कभी नहीं कहा था कि क्लोन्स सिर्फ दो हैं। एरिक कुछ समझ पाता उससे पहले वैम्पायर उसकी नेक पर बाइट कर देती है। तीनों क्लोन्स उसे चारों तरफ से सराउंड करके अनाउंस करती हैं कि अब एरिक भी उनकी रेस का हिस्सा बनने वाला है। कुछ पल के लिए एरिक फ्रीज जरूर होता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो अपनी सॉर्ड निकालता है और दो क्लोन्स को एक ही अटैक में खत्म कर देता है।
वैम्पायर लेडी को समझ ही नहीं आता कि बाइट के बाद भी एरिक पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। तब एरिक अपनी रिंग दिखाता है और कैजुअली क्लियर करता है कि वो ऑलरेडी स्पोकन फॉर है। वैम्पायर को फिर भी कंफ्यूजन होती है कि उसका बाइट कंप्लीटली यूजलेस कैसे रहा। एरिक बताता है कि हीरो का ब्लड ऑर्डिनरी इंसानों जैसा नहीं होता, उसका बॉडी पॉइजन के अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंट है और मेंटल डीबफ्स भी उस पर इजीली काम नहीं करते। अब वैम्पायर के पास कोई एडवांटेज नहीं बचता। एरिक अपनी होली सॉर्ड से एक फाइनल स्ट्राइक करता है और वैम्पायर के बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। उधर लक अभी भी हाई लॉर्ड के साथ इंटेंस फाइट में लगा हुआ है। फाइट के बीच लक नोटिस करता है कि हाई लॉर्ड की स्पीड पहले से कम हो गई है। उसकी लेफ्ट आर्म की इंजरी अभी तक कंप्लीटली हील नहीं हुई थी। लक को तुरंत समझ आ जाता है कि यही उनका ओपनिंग है। केला भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सेम चीज नोटिस कर लेती है और हाई लॉर्ड को डायरेक्टली प्रेशर देने के लिए उसकी तरफ चार्ज कर जाती है। हाई लॉर्ड का अटेंशन का की तरफ जाते ही लक अपनी ड्रेन टच एबिलिटी एक्टिवेट करता है। वो हाई लॉर्ड की लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हाई लॉर्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुछ पल के लिए कंप्लीटली डिसओरिएंटेड हो जाता है। लक इसी ओपनिंग का एडवांटेज उठाता है और अपनी हेक्स ब्लेड से हाई लॉर्ड के बॉडी पर एक डेवास्टेटिंग स्ट्राइक करता है और उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। लेकिन हाई लॉर्ड इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसका बॉडी सडनली बैट्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है ताकि वो वहां से एस्केप कर सके। लेकिन इसी वक्त चिकन गॉड अपनी पावर एक्टिवेट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में सारे बैट्स एशेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाई लॉर्ड को तब रियलाइज होता है कि सेराफिल भी उनके सामने मौजूद है। वो लक को फूलिश कहकर टॉन्ट करता है कि लक खुद उनके गॉड की ऑफरिंग को उनके पास लेकर आ गया। फिर हाई लॉर्ड अपने माउथ के अंदर छुपाया हुआ एक मेडालियन रिवील करता है। लक और का कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही हाई लॉर्ड मेडालियन को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और उस मोमेंट एक टेरिफाइंग कर्स रिलीज होता है। अचानक लक और सेरे के ऊपर इतना पावरफुल प्रेशर आ जाता है कि दोनों अपनी जगह से मूव तक नहीं कर पाते। उनके लिए जैसे पूरी बॉडी पर इनविजिबल वेट डाल दिया गया हो। लेकिन हाई लॉर्ड पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, उल्टा उसका बॉडी रैपिडली रीजनरेट करने लगता है और वो डेंस डार्क मियाज़मा के बीच खड़ा कंप्लीटली अनहार्म रह जाता है। लक समझ जाता है कि ये नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। हाई लॉर्ड प्राउडली कंफर्म करता है कि ये डार्क गॉड्स की तरफ से दी गई डिवाइन ब्लेसिंग है। उसके अकॉर्डिंग रॉयल कैपिटल के अंदर एक डिवाइनली एडेड बैरियर ऑलरेडी एक्टिव है, जिसके इफेक्ट में हाई लॉर्ड्स और इवन आर्च वैम्पायर्स तक फ्रीली मूव नहीं कर सकते। और डार्क गॉड्स अनाथमा का इफेक्ट इसका ऑपोजिट है। इस बैरियर के अंदर लक जैसे पावरफुल ओपोनेंट पर भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। मतलब जितना पावरफुल टारगेट उतना ही क्लियरली वो इस डिवाइन कर्स का इफेक्ट फील करेगा। अब हाई लॉर्ड को यकीन हो जाता है कि लक कुछ नहीं कर सकता। वो सेराफिल का ब्लड लेने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके हिसाब से लक अब रेजिस्ट करने की पोजीशन में भी नहीं है। लक पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुद को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी उस डिवाइन प्रेशर के सामने जम चुका है। लक का हेड ऐसे फील हो रहा था जैसे प्रेशर से फट जाएगा। वो पूरी स्ट्रेंथ लगा रहा था, लेकिन डार्क गॉड्स एनाथमा के इफेक्ट के सामने उसका बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। तभी लक के नीचे एक ब्राइट मैजिक सर्कल अपीयर होता है और सडनली उसकी मूवमेंट वापस आ जाती है। हाई लॉर्ड 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और लक पर अटैक कर देता है। लक तुरंत डुअल लेयर्ड बैरियर क्रिएट करके अटैक को ब्लॉक करता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिवील होता है। लक नॉर्मली मूव नहीं कर रहा था, वो अपनी मैरियोनेट स्किल का यूज करके खुद के बॉडी को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहा था। उसका टारगेट हाई लॉर्ड नहीं बल्कि वो कोर था जो पूरे बैरियर को मेंटेन कर रहा था। अगर लक कोर डिस्ट्रॉय कर दे तो हाई लॉर्ड की डिवाइन प्रोटेक्शन भी खत्म हो सकती थी। हाई लॉर्ड ऑलरेडी उसका प्लान समझ चुका था। वो लक को वॉर्न करता है कि उसकी ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं होगी। तभी कैब ही अपने ऊपर लगे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सीधा हाई लॉर्ड की तरफ डैश करती है और अपनी स्वॉर्ड से उसके फेस पर स्लैश कर देती है। हाई लॉर्ड इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, लेकिन वो तुरंत काउंटर करता है और एक स्पेल से सीए को दूर फेंकते हुए एक पिलर से टकरा देता है। हाई लॉर्ड के चीक पर लगा वूंड भी ज्यादा देर नहीं टिकता। बैरियर की पावर से उसका इंजर्ड फेस इंस्टेंटली रीजनरेट हो जाता है। सीए को देखकर वो डिस्गस्ट के साथ उसे एक मैंगी कार कह देता है। सीए सीधा करेक्शन देती है, वो डॉग नहीं वुल्फ है, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा लक उठाता है। लक पीछे से हाई लॉर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन हाई लॉर्ड लक की हेक्स ब्लेड को अपने हाथ से ही रोक लेता है। वो कॉन्फिडेंटली लक को रिमाइंड करता है कि बैरियर के अंदर अब भी वो मूव नहीं कर सकता। लक फिर भी रुकने को रेडी नहीं है।
हाई लॉर्ड उसे समझाता है कि डार्क गॉड्स पावर इस बैरियर के अंदर और ज़्यादा एम्पलीफाइड है, इसीलिए लक के लिए उसके अगेंस्ट जीतना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होना चाहिए। फिर वो दोबारा डिमांड करता है कि लक सैराफिल को उसके हवाले कर दे। लक उसकी बात इग्नोर करता है और बस एक चीज़ बोलता है, पहले अपने हाथ को ध्यान से देखो। हाई लॉर्ड नीचे देखता है और उसकी एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाती है। हेक्स प्लेट धीरे धीरे उसके हाथ के अंदर पेनिट्रेट कर रही थी। खून निकल रहा था, मतलब बैरियर का इफेक्ट एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर रहा था। हाई लॉर्ड तुरंत बैरियर के कोर की तरफ देखता है। वहां एक होली बैरियर अपीयर हो चुका था जो डार्क गॉड्स पावर को इंटरफेयर कर रहा था। रॉयल कैपिटल के टेम्पल के लोग इस लोकलाइज्ड होली बैरियर को मेंटेन कर रहे थे। हाई लॉर्ड को समझ नहीं आता कि उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन को कौन डिसरप्ट कर रहा है, और पहली बार उसके कॉन्फिडेंस की जगह पैनिक दिखने लगता है। लक अब और डिस्कशन नहीं चाहता। वो क्लियर कर देता है कि हाई लॉर्ड का टाइम खत्म हो चुका है। अगले ही मोमेंट हेक्स प्लेड एक पावरफुल स्ट्राइक में हाई लॉर्ड को दोबारा 2 हिस्सों में काट देती है। लक यही नहीं रुकता, वो तुरंत हाई लॉर्ड का हेड भी कट ऑफ कर देता है और उसके बैरियर का कोर भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हाई लॉर्ड के पास रिजेनरेट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। अपने बॉडी को बैट्स में ट्रांसफॉर्म करके एस्केप करने की वो आखिरी कोशिश करता है, लेकिन चिकन गॉड फिर से इंटरवीन करता है। उसकी डिवाइन पावर के सामने हाई लॉर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है और कुछ ही मोमेंट्स में उसका पूरा एग्जिस्टेंस एशेज में कन्वर्ट हो जाता है। हाई लॉर्ड फाइनली कंप्लीटली डिफीटेड है। फाइट खत्म होने के बाद लक तुरंत केया के पास जाता है और उसकी कंडीशन चेक करता है। केया बताती है कि लक ने टाइम पर मैजिक से उसकी प्रोटेक्शन कर दी थी, इसलिए उसे सिर्फ कुछ माइनर स्क्रैचेस आए हैं। लक उसकी हेल्प को एक्नॉलेज करता है और जेन्युइनली उससे थैंक करता है। केया भी कहती है कि उसके लिए लक की हेल्प करना एक प्रिविलेज था। लक चिकन गॉड को भी थैंक्स करता है। अब बैटल खत्म हो चुकी थी तो दोनों उस मिस्टीरियस केज को चेक करने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने पहले देखा था। केज के अंदर एक एक्सट्रीमली वीक वुल्फ पड़ा हुआ मिलता है। लक को डाउट होता है कि शायद ये हाई लॉर्ड का फेमिलियर हो, लेकिन केया की एक्सप्लेनेशन कुछ और ही होती है। उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डिनरी वुल्फ नहीं बल्कि एक सेक्रेड बीस्ट का यंग पक हो सकता है। के एक्सप्लेन करती है कि सेक्रेड वुल्व्स और वुल्व्स बीस्ट किन ग्रुप्स के एंसेस्टर्स का कनेक्शन माइथोलॉजी के एंशिएंट एरा तक जाता है। इसी शेयर्ड ओरिजिन की वजह से दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। लक नेचुरली पूछता है कि क्या इस वुल्फ के पास चिकन गॉड की तरह डिवाइन पावर्स भी हैं। कैर क्लियर करती है कि ऐसा नहीं है। अब लक को समझ नहीं आता कि ये पप यहाँ हाई लॉर्ड की टेरिटरी में आखिर कर क्या रहा था। कैर एक इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी बताती है, सेक्रेड वुल्फ्स को उनकी तरह चार्म या ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका यहाँ होना नॉर्मल नहीं लगता। कैर को लगता है कि हाई लॉर्ड के ग्रुप ने इस यंग सेक्रेड वुल्फ को रिसर्च के पर्पस से कैप्चर किया होगा। कैर एक्सप्लेन करती है कि सेक्रेड वुल्फ्स काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और ह्यूमन लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं, इसलिए उसे लगता है कि ये पप उनके लिए डेंजरस नहीं होगा। लक भी अग्री करता है कि इसे केज में रखने का कोई रीज़न नहीं है। वो अपनी सॉर्ड से केज को कट करके खोल देता है, लेकिन वुल्फ फिर भी नहीं उठता। कैर को तुरंत याद आता है कि लक ने पहले स्लीपिंग फॉग का यूज़ किया था, शायद उसी की वजह से वुल्फ अभी तक सो रहा है। लक अपनी मैजिक से उस प्रीवियस स्पेल का इफेक्ट कैंसिल करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वुल्फ की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन जैसे ही वुल्फ लक को देखता है सिचुएशन कंप्लीटली उलट जाती है। वो सडनली अग्रेसिव हो जाता है और सीधा लक पर जंप करके उसे बाइट करने की कोशिश करता है। लक के पास डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो वुल्फ को अपने से दूर रखने की कोशिश करता है, जबकि कैल उसे काम करने लगती है। कैल वुल्फ को समझाती है कि वैम्पायर्स अब यहाँ नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लक ही वो पर्सन है जिसने उसे केज से रेस्क्यू किया था। ये सुनते ही वुल्फ एकदम फ्रीज हो जाता है। उसका एग्रेशन इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है। वो धीरे से पीछे हटता है, अपने ईयर्स नीचे कर लेता है और ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे उसे अपनी मिस्टेक का रिग्रेट हो। कैल समझ जाती है कि वुल्फ एक्चुअली गुस्से में नहीं था, वो बस बुरी तरह स्कैर्ड था। वो उसे सॉफ्टली रीअश्योर करती है कि अब सब कुछ सेफ है। कैल की बात समझते ही वुल्फ का मूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो सडनली एक्साइटेड होकर इधर उधर दौड़ने लगता है, जैसे इतने टाइम केज में बंद रहने के बाद फाइनली ओपन वर्ल्ड मिल गया हो। लक भी स्माइल करता है और उसे कहता है कि अब वो फ्री है, अब वो जहां जाना चाहे, जो करना चाहे कर सकता है। कुछ देर बाद लक और कैल एरिक और गोरान से रीयूनाइट करते हैं। उन दोनों ने भी वैम्पायर्स का थ्रेट कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था। लक एरिक से लीफी को थैंक्स बोलने के लिए कहता है,
क्योंकि उसकी होली मैजिक ने पहले लक की जान बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एरिक सजेस्ट करता है कि लक को खुद लीफी को थैंक करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग लीफी को ये ज्यादा अच्छा लगेगा। लक फिर पूछता है कि क्या एरिक ने लीफी से स्पेसिफिकली हेल्प करने को कहा था। एरिक बताता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच हर बात वर्ड से एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी दोनों बिना बोले भी एक दूसरे को समझ जाते हैं। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। अब फाइनली सबके पास घर लौटने का रीजन था। और इस बार लक अकेला नहीं जा रहा था। एरिक, गोरन, कॉ और लक सब साथ में रॉयल कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, सामने बीस्ट किन लोगों की एक ह्यूज क्राउड उनका वेलकम करती है। सब विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए चीयर कर रहे होते हैं। एरिक को लगता है कि ये सेलिब्रेशन मेनली लक के लिए है। लक को इस बात पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता। गोरन सजेस्ट करता है कि किंग को ही क्राउड को एड्रेस करने देना चाहिए। लक भी एग्री कर लेता है। एरिक आगे बढ़ता है, अपनी होली स्वॉर्ड को ऊपर रेस करता है और अनाउंस करता है कि उन्होंने हाई लॉर्ड को डिफीट कर दिया है, द डार्कलिंग्स का लीडर जो इस लैंड में केओस स्प्रेड कर रहा था। लेकिन एरिक विक्ट्री का क्रेडिट सिर्फ अपनी टीम को नहीं देता। वो डिक्लेयर करता है कि ये सक्सेस सबकी कलेक्टिव विक्ट्री है। और इस अनाउंसमेंट के साथ पूरी क्राउड एक साथ विक्ट्री चीयर करने लगती है। का और सीक्रेट वुल्फ भी इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाते हैं। गोरान भी फुल एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करता है और इंश्योर करता है कि लक इस मोमेंट में अकेला खड़ा ना रहे। इसी सेलिब्रेशन के बीच लक को एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन होती है। उसने 10 इयर्स एक डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर सिर्फ सर्वाइव करते हुए फाइट किया था। इतने सालों तक उसकी आदत बन चुकी थी कि हर बैटल अकेला लड़ना है और अपनी बैक खुद प्रोटेक्ट करनी है। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट थी। अब उसके पास ऐसे कंपेनियंस थे जो उसकी बैक कवर करते थे। और लक को रियलाइज होता है कि अकेला स्ट्रांग होना अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्टेड फ्रेंड्स का साथ होना भी अपनी जगह स्पेशल है। सेलिब्रेशन के बाद चारों रॉयल कैपिटल के लिए वापस निकलते हैं, लेकिन जर्नी के बीच गोरान को कुछ अनयूजुअल फील होता है। उसे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लक रुकने का डिसीजन लेता है और सराउंडिंग्स चेक करता है।